देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है, चेक करो। यस। अच्छा, देखो हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो था वो खत्म हो गया था, बस उसमें एक टॉपिक बाकी था, वो कंप्लीट करके फिर हम आज हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें एक टॉपिक जो रह गया था दैट इज एस्केलेशन क्लॉज, ठीक है। बाकी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी बाकी है। एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है पहले वो लिखवा देते हैं। एस्केलेशन क्लॉज, ठीक है। क्लॉज मतलब जैसे लॉ में रहता है ना, क्लॉज मतलब ये क्लॉज ऐड हुआ है, मतलब जहां पर कुछ रूल्स रेगुलेशंस लिखा हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज वगैरह होता है ना, उसी तरह से तो यहाँ पर भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। गुड इवनिंग शुभजीत। गुड इवनिंग मैम। तो एस्केलेशन क्लॉज जो है, यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में एक जो है क्लॉज ऐड होता है, ठीक है। इसका नाम है एस्केलेशन क्लॉज। अब ये किसके लिए होता है, बेसिकली इसका जो पर्पस है ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए सेफ होता है, ठीक है। ये क्यों बनाया जाता है, क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम पीरियड होता है वो मोर देन 1 ईयर तो होता है, मतलब 4 साल 5 साल होता है। तो इस मिडिल टाइम में क्या हो सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने से लेके एंड तक, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट से लेके पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने तक, मतलब एंड पॉइंट तक जो भी चीजों का यूज हो रहा है, लाइक रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, इस चीजों का दाम जो है वो बढ़ सकता है या कम भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बढ़ेगा ही, कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। लेबर चार्जेस जब स्टार्ट किए थे तब जैसा था आगे और भी बढ़ सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है। तो डिक्रीज होने से तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पहले ही डिसाइड हो जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जब लिया जाता है तभी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अगर इन द मीन टाइम अगर जो है कॉस्ट बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इसको बोलेंगे, ठीक है, इन्फ्लेशन के वजह से अगर रॉ मटेरियल लेबर चार्जेस ये सब बढ़ जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर का लॉस हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसी वजह से ये क्लॉज को रखा जाता है। इस क्लॉज के हिसाब से ये लिखा जाता है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो वो जो जितना बढ़ रहा है उसको कैसे मतलब ट्रीट किया जाएगा, मतलब क्या पूरा का पूरा खर्चा कॉन्ट्रैक्टर को ही देना पड़ेगा या फिर कॉन्ट्रैक्टर कुछ पोर्शन जो है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और कॉन्ट्रैक्टी कुछ पोर्शन का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ये कैसे होगा, ये दोनों पार्टी के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मान लो एक 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 10 लाख का तो होगा नहीं, मान लो 10 करोड़ का था, ठीक है। अब बाई चांस कुछ खर्चा बढ़ने के वजह से, इन्फ्लेशन के वजह से ये 12 करोड़ हो गया, ठीक है। ये 12 करोड़ हो गया तो जो 2 करोड़ बढ़ गया चीजों का दाम बढ़ने के लिए, अब ये 2 करोड़ का तो लॉस हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हुआ तब तो 10 करोड़ ही हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट ही बोलेगा हम तो 10 करोड़ ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। तो इसका 2 करोड़ अपने पॉकेट से जाएगा, इसका तो पूरा दिख ही रहा है लॉस है, कॉस्ट का ही लॉस हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर चाहे तो एस्केलेशन क्लॉज जो है वो यूज कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट का जो एग्रीमेंट होता है उसमें, ठीक है। अब हम लिखते हैं, देखो मैंने समझाया एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है, अब हम लोग लिख लेते हैं। देखो पहले लिखेंगे there are the cases where the expenses of material and wages exceeds from the prices prevailing at the date of agreement. Such increased लिख दो, such increased expenses can't be normally recovered from contractee,
and required to be self absorbed by contractor. तो देखो क्या लिखा है अभी मैंने यहाँ पर लिखा है देयर आर द केसेस, ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं वेयर द एक्सपेंसेस ऑफ मटेरियल वेजेस एक्सीड्स फ्रॉम द प्राइस प्रीवेलिंग एट द डेट ऑफ एग्रीमेंट। मतलब जब सोचा गया था, मतलब देखो कॉस्ट वॉस्ट जोड़ के ही तो एक प्राइस डिसाइड किया जाता है कि हाँ हम आपको ये जो है फ्लैट बना के दे देंगे या ये रोड बना के दे देंगे, लेकिन मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, मुझे इतना पैसा चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, इसका प्राइस बढ़ सकता है। गुड इवनिंग नील। गुड इवनिंग मैम। तो प्राइस बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि 3 साल 4 साल का बात होगा तो फिर प्राइस बढ़ सकता है, बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, या कम भी हो सकता है। लेकिन अगर बढ़ता है तो वही सिचुएशन हमें देखना है। सच इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस कांट बी नॉर्मली रिकवर्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। अब देखो प्राइस बढ़ गया, 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है 12 करोड़ का हो गया। अब अगर कुछ पहले से प्री डिसाइडेड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर तो ये नहीं बोल सकता मैंने तो गलत एस्टिमेट कर दिया था, मैंने गलत सेलिंग प्राइस बता दिया, मुझे अभी और इतना 2 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ देने से मेरा कॉस्ट रिकवर होगा, ठीक है, मुझे 2 करोड़ चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकता है, ठीक है। तो सच इंक्रीज एक्सपेंसेस कांट बी नॉर्मली रिकवर्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर एंड रिक्वायर्ड टू बी सेल्फ एब्सॉर्ब्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को ही फिर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा जो है लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें तो उसका लॉस हो जाएगा। तो इसी वजह से एक क्लॉज चाहे तो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में आ सकता है, जिसे बोलते हैं एस्केलेशन क्लॉज, ठीक है। तो क्या बोल रहा है देखो सेकेंड पॉइंट, however if a provision is incorporated in the agreement stating the fact that the increased expenditure will be recovered from contractee completely or partially, it is known as escalation clause। escalation clause, ठीक है। अब ये पढ़ के भी बता देते हैं। However, if a provision is incorporated, क्योंकि देखो इसमें हम लोगों ने देखा कि अचानक से अगर प्राइस बढ़ जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर का लॉस है, वो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टी को नहीं बोल सकते कि मेरा ज्यादा खर्चा हो गया मुझे ज्यादा दे दो। लेकिन अगर कोई प्रोविजन बनाया हो इन्होंने, प्रोविजन इज इनकॉर्पोरेटेड इन द एग्रीमेंट, प्रोविजन इज इनकॉर्पोरेटेड इन द एग्रीमेंट, in the agreement stating the fact that the increased expenditure will be recovered from contractee। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट में लिखवाया हुआ है कि अगर कोई भी खर्चा बढ़ता है तो वो कॉन्ट्रैक्टी से रिकवर किया जाएगा कंप्लीटली और पार्शियली, ठीक है, वो जैसे लिखा हुआ रहेगा, जैसे उनमें जो है एग्रीमेंट हुआ होगा, जैसे वो दोनों एग्री हुए होंगे उस हिसाब से, कंप्लीटली तो कंप्लीटली, पार्शियली तो पार्शियली। तो इस तरह के क्लॉज को बोला जाता है एस्केलेशन क्लॉज, ठीक है। फिर अरे ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसके बाद लिख देते, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर वर्किंग नोट क्या होता। थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं, द इंक्लूजन ऑफ एस्केलेशन क्लॉज इन द एग्रीमेंट will act as a safeguard to the
कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो ये अगर एस्केलेशन क्लॉज ये लोग यूज करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट में, तो ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक सेफ गार्ड होगा। ठीक है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्टी से ऐसे ही नहीं मांग सकेगा, उसका फुल्ली लॉस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज advised to the contractor to include escalation clause in the contract agreement। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा एडवाइस किया जाता है कि एस्केलेशन क्लॉज यूज करो। अगर प्राइस बढ़ता है तो तभी जरूरत होगा, अगर नहीं बढ़ता है तो नहीं जरूरत होगा। लेकिन अगर रखेंगे तो ये सेफ गार्ड होगा, नहीं रखेंगे तो पूरा का पूरा लॉस होने का चांसेस है, जितने से प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। हम लोगों का जो भी पीडीएफ था, अगर मैंने शेयर नहीं किया है, मुझे एक बार याद दिलाओगे, जिनके पास भी नहीं है हम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ हाँ बोलो, लिखना है। यस। हाँ लिखो। यस मैम हो गया। अच्छा, देखो, अब हम लोग इलास्ट्रेशन 7, पूरा क्वेश्चन मेरा सभी हो गया था, हम लोग सिर्फ इलास्ट्रेशन 7 करेंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ। इलास्ट्रेशन 7 में एस्केलेशन क्लॉज दिया हुआ है, मतलब कैसे पढ़ के समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, 7 चला गया शायद आगे। अच्छा, इसके बाद ये रहा, a contractor has entered into a long term contract at an agreed price of 17,50,000। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक, जिसका प्राइस डिसाइडेड है 17,50,000, सब्जेक्ट टू एस्केलेशन क्लॉज फॉर मेटेरियल एंड वेजेस। मेटेरियल एंड वेजेस बट सब्जेक्ट टू, मतलब कंडीशन क्या है कि एस्केलेशन क्लॉज लगा हुआ है, मतलब ये दोनों आइटम में से, मेटेरियल और वेजेस में से कोई भी प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसको क्या करेगा कॉन्ट्रैक्टर, और कॉन्ट्रैक्टी अपने अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो लिखा हुआ होना चाहिए एस्केलेशन क्लॉज में। अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा लिखना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एज ए स्पेल्ड आउट इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एक्चुअल आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर बोला नहीं है कैसे कौन कितना रिकवर करेगा, हम लोग पढ़ के देख लेते हैं आगे हमें कुछ मिल जाता है कि नहीं। हमें सिर्फ यहाँ पर यही बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट था 17,50,000 का, और एस्केलेशन क्लॉज बनाया गया है दोनों के बीच में मेटेरियल और वेजेस को लेके। फिर आगे क्या बोल रहा है देखो, यहाँ पर दिया दिया है स्टैंडर्ड और यहाँ पर दिया है एक्चुअल। स्टैंडर्ड का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस जब डिसाइड किया जाता है तो वो स्टैंडर्ड बेसिस पे ही किया जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म नहीं हुआ है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ही बोल रहा है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, मतलब मेरा सेल प्राइस इतना है, तो वो अपना कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ के बोल रहा है, तो कॉस्ट उसने एस्टिमेट किया होगा, यानी उसने सोचा होगा, स्टैंडर्ड एक सोचा होगा कि इस तरह के काम में कितना तरह का मटेरियल लगता है, तो इसने सोचा 3 तरह का मटेरियल लगता है, कितना कितना लग सकता है, 5,000, 3,500, 2,500। सभी को अपने काम का ना एक एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, कि कितना चाहिए। जैसे घर पे अगर किसी मान लो 5 गेस्ट को बुलाना है, ठीक है, तो फिर माँ को पता होता है कि 5 गेस्ट के लिए कितना खाना बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो उनका एक्सपीरियंस है। उसी तरह से यहाँ पर देखो, स्टैंडर्ड जो बोल रखा है कि इनको पता है कि स्टैंडर्ड ये रॉ मटेरियल इतना लगेगा, उसका रेट भी स्टैंडर्ड इन्होंने एस्टिमेट किया है कि रेट इतना 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 हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं, और हुआ भी नहीं। देखो यहाँ पर रेट जो है ये 2 रुपए कम हो गया एक्चुअली में, और यहाँ पर भी 1 रुपया कम हुआ, और यहाँ पर देखो 6 रुपए ज्यादा हुआ। ठीक है, और क्वांटिटी के हिसाब से देखो तो यहाँ पर क्वांटिटी इतना ज्यादा लगा है, यहाँ पर क्वांटिटी कम लगा है, यहाँ पर क्वांटिटी ज्यादा लगा है। लेकिन एस्केलेशन क्लॉज इज नॉट अबाउट क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी से एस्केलेशन क्लॉज का कोई लेना देना नहीं होता है। जब मैंने लिखवाया तब भी देख सकते हो, क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है कि हम लोग कितना यूज करेंगे सोचे थे मेटेरियल और कितना कम या ज्यादा यूज किए। ये सिर्फ प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि प्राइस कम या ज्यादा अगर हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे डील करेंगे। अच्छा देखो, कहाँ चला गया मेरा क्वेश्चन।
ये रहा। तो ये बात ध्यान में रखो कि क्वांटिटी एस्केलेशन क्लॉज से नहीं हम लोग डील कर सकते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस को ही डील कर सकते हैं, ठीक है, क्वांटिटी को नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर तो दिख रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर का इसमें प्रॉफिट है, कॉन्ट्रैक्टर का इसमें भी प्रॉफिट है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर का इसमें लॉस है, क्योंकि यहाँ पर 6 रुपए बढ़ गया है, ठीक है। इस तरह से मगर अगर मतलब एस्केलेशन क्लॉज अगर नहीं बनता तो इस तरह से होता लॉस प्रॉफिट, अगर बना हुआ है तो फिर शेयरिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कितना लॉस या प्रॉफिट है। आगे पढ़ के देखते हैं, देखो वेजेस का भी क्या बोल रखा है, वेजेस इतना इतना टाइम काम करवाना पड़ेगा, ऐसा इन्होंने सोचा था, ये भी स्टैंडर्ड के नीचे लिखा हुआ है तो ये भी स्टैंडर्ड है, ठीक है, जबकि इतना इतना टाइम काम हुआ है। लेकिन अगेन यहाँ पर रेट डिपेंड करता है, एस्केलेशन क्लॉज ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब एस्केलेशन क्लॉज कभी भी आवर्स के बेसिस पे नहीं बनता है, हमेशा रेट के बेसिस पे बनता है। तो देखो 70 रुपीज सोचा था बट 72 लगा, 75 सोचा था 75 ही लगा, नो चेंजेस, 65 सोचा था 66 लगा, ठीक है। द फुल एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, द कंपनी हैज क्लेम्ड ए फाइनल प्राइस ऑफ 17,73,600। अब क्या है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बोल रहा है सारे चीजों को ध्यान में रख के कि जो भी बढ़ गया घट गया, मुझे 17,73,600 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम चेंज करके बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पहले इनका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इन्होंने डिसाइड क्या कर रखा था, 17,50,000, अभी ये डिमांड कर रहे हैं 17,73,600। क्वेश्चन क्या बोला है, give your analysis of admissible escalation claim and indicate the final price payable। बोल रहा है कि एनालिसिस दो कि इनका एस्केलेशन क्लॉज के हिसाब से कितना क्लेम होना चाहिए और फाइनल प्राइस क्या होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर कुछ नहीं बोला है कि पार्शियली जो है लॉस, मतलब जो भी एक्स्ट्रा प्राइस हुआ है वो पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट होगा या फुल्ली, तो अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग मान के चलते फुल्ली होगा, ठीक है। और एक चीज मानना है हम लोगों को कि क्वांटिटी से कोई डिपेंड नहीं करेगा, सारा चीज रेट के ऊपर, चाहे मटेरियल हो चाहे वेजेस हो, नॉर्मली ये दो चीज के ऊपर ही एस्केलेशन क्लॉज बनता है, ठीक है। तो हम लोग इसका देखते हैं कि क्लेम कितना होना चाहिए और इन्होंने जो क्लेम किया है वो ज्यादा है कि कम है, तो हम लोग अपने हिसाब से पहले चेक करेंगे कि क्लेम कितना होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर करके दिखाते हैं सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनल क्लेम। तो कितना होना चाहिए ये हम लोग एनालिसिस दे रहे हैं, ठीक है, फिर उनके हिसाब से जो उन्होंने क्लेम डिसाइड किया है वो सही है कि गलत हम लोग बताएंगे, ठीक है। पहले हम लोग अपने हिसाब से बताएंगे कि क्या होना चाहिए। यहाँ पर लिखते हैं मेटेरियल, जैसे कॉलम किया हुआ है ना वैसे ही देख के बना सकते हैं। मेटेरियल 3 तरह का है, ए, बी और सी, ठीक है। अच्छा, क्या क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, फिर एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट और एस्केलेशन क्लेम कितना होना चाहिए। अच्छा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, 5,000, 3,500, 2,500, 5,000, 3,500, 2,500, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट है 50, 80, 60, 50, 80 और 60, और एक्चुअल में देखो 5050, 3450, 2600, 2600, ठीक है। और एक्चुअल रेट हम लोग का है 48, 79, 66, 48, 79 और 66, ठीक है। हम लोग यहाँ पर चेंज जो है, अच्छा यहाँ पर ना और एक कॉलम होगा उसके बाद एस्केलेशन क्लॉज करेंगे, ये तो हम लोगों ने देख देख के ही किया जैसे यहाँ पर दे रखा था। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चेंजेस इन रेट, क्योंकि हमें सिर्फ रेट का चेंज देखना है, हम लोग क्वांटिटी का नहीं देखेंगे, तो अगर क्वांटिटी का कॉलम नहीं भी बनाते हो तो भी चलेगा, हम लोग चेंजेस इन रेट देखेंगे। अब देखो रेट का इंपैक्ट कैसे आएगा, 50 सोचा था 48 हुआ, ठीक है, तो चेंज इन रेट हो गया 2 रुपीज, 80 सोचा था 79 हो गया तो चेंज इन रेट हो गया 1 रुपीज, और 60 सोचा था 66 हो गया तो चेंज इन रेट हो गया 6 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पर हमें
पॉजिटिव या नेगेटिव से इंडिकेट करना पड़ेगा। जैसे देखो ये प्राइस बढ़ा, ठीक है, ये प्राइस कम हो गया, ये प्राइस कम हो गया, तो मैंने ये दोनों नेगेटिव में दिखा दिया, ठीक है, और ये मैंने प्लस में दिखा दिया। अब हम लोग एस्केलेशन क्लेम लिखेंगे, कितना होगा। एस्केलेशन क्लेम देखेंगे कितना होगा। यहां पर देखो क्या हो रहा है कि अगर 2 रुपए करके बच रहा है, अब हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये तो हो गया पर यूनिट का चेंजेस, ठीक है, ये जो दे रखा था पर टन, ठीक है, ये क्वांटिटी टन में था, तो ये 1 टन का चेंजेस हो गया। अगर हमें पूरा क्लेम टोटल में बताना है तो हम लोग किस पे बताएंगे, हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी में हमें बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने स्टैंडर्ड जो डिसाइड किया था उसके साथ ही हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग रेट, पहला बात है एस्केलेशन क्लॉज क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन अगर हमें टोटल में बताना है तो हम लोग कैसे बताएंगे, ठीक है। तो ये जो 2 रुपए का हमारा प्रॉफिट हुआ वो 5,000 क्वांटिटी पे कैलकुलेट करके हम लोग देखेंगे कितना हो रहा है, 10,000, ठीक है, 10,000 हो रहा है। गुड इवनिंग इंकी। गुड इवनिंग मैम। और ये देखो यहाँ पर 1 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है वो 3,500, प्रॉफिट मतलब क्या, कम खर्चा लग रहा है। और ये 6 रुपीज जो ज्यादा लग रहा है वो 2,500 पे कैलकुलेटेड होगा। 15,000 ये हो गया हमारा प्लस, ये प्राइस बढ़ गया। मतलब कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से देखो तो उनका 10,000 बचेगा, 3,500 बचेगा, लेकिन 15,000 उनके पॉकेट से ज्यादा जाएगा। अब कुछ नहीं बोला है तो फुल्ली रिकवर्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टी से 15,000 लेंगे और ये दो वो हमसे लेंगे, मतलब इतना कम लगा ना, तो उनको भी पता चलेगा कितना कम लग रहा है, तो फिर वो इतना डिडक्ट हो जाएगा। मतलब अगर ओवरऑल इम्पैक्ट देखो तो 13,500 जो है सेविंग्स है, और 15,000 जो है वो पेबल है, तो इसका नेट कर देंगे तो ये हो गया 1,500। मतलब कॉन्ट्रैक्टर कितना क्लेम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा मेरा 15,000 पॉकेट से ज्यादा गया, लेकिन मेरे पॉकेट में 10,000 बचा और 3,500, मतलब मेरा 13,500 का सेविंग्स हुआ, बट मेरा 15,000 ज्यादा जा रहा है, मतलब नेट करने पे मेरा इतना ज्यादा जा रहा है, ठीक है। तो मेटेरियल का क्लेम ये हो गया, मेटेरियल एस्केलेशन क्लेम, मेटेरियल एस्केलेशन क्लेम, ठीक है, 1,500 मेटेरियल एस्केलेशन क्लेम। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को रेट चेक करना है, रेट में क्या चेंजेस है, लेकिन रेट को टोटल में कैसे बताएंगे, तो हमें हमेशा स्टैंडर्ड क्वांटिटी से ही करना चाहिए, ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी पे नहीं होगा, क्योंकि क्वांटिटी के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर वेजेस का, वेजेस का देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे वेजेस। वेजेस भी 3 है, ए एक्स वाई और जेड है, ए बी सी शायद नहीं है, एक्स वाई जेड मुझे जितना लग रहा है, चलो आपने- ये रहा एक्स वाई जेड। आवर्स दे रखा है 2,000, 2,500, 3,000 आवर्स, 2,000, 2,500 और 3,000। रेट, रेट है 70, 75 और 65। अच्छा फिर है एक्चुअल वाला आवर्स, ठीक है, तो यहाँ पर आवर्स एक्चुअल स्टैंडर्ड, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इसका तो जरूरत भी नहीं है, ठीक है, फिर भी लिख लिया है मैंने। 2100, 2450 और 3,100। और एक्चुअल रेट ये है स्टैंडर्ड रेट, और यहाँ पर एक्चुअल रेट, ठीक है, एक्चुअल रेट कितना है, 70 टू 75 और 66 था, ठीक है। अच्छा अब हम लोग चेक करेंगे चेंज, चेंज कितना हुआ है, चेंज इन रेट, क्योंकि रेट पे ही सारा चीज डिपेंड करेगा, ठीक है, चेंज इन रेट। तो हम लोगों ने सोचा था 70 रुपीज लगेगा, लेकिन 72 लगा, तो ज्यादा प्राइस बढ़ गया, 2 रुपीज पर आवर बढ़ गया, ठीक है। 75 सोचा था 75, नो इम्पैक्ट। 65 सोचा था 66, यानी यहाँ पर भी 1 रुपीज बढ़ गया, ठीक है। अब टोटल में कितना बढ़ा उसके लिए कैसे चेक होगा, एस्केलेशन क्लेम, उसके लिए कैसे चेक होगा देखो,
₹2 बढ़ा तो फिर एक्चुअल में नहीं होगा, हमेशा स्टैंडर्ड में होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब लिखा जाता है एस्केलेशन क्लॉज, वो बोला जाता है कि आपका रेट जो भी बढ़ेगा, अभी जितना टाइम बता रहे हैं आप या फिर जितना क्वांटिटी मटेरियल बता रहे हैं उस पे हम लोग पे कर देंगे। एक्चुअली क्या हुआ उस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ₹2 इंटू 2000 ये हो गया 4000, और इसमें तो कुछ नहीं आ रहा है, और ये वाला हो गया 3000। तो टोटल कितना हो जाएगा 7000, और ये पूरा पैसा ही बढ़ रहा है तो ये क्लेम हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी से क्लेम करेगा, तो यहां पर हो जाएगा वेजेस एस्केलेशन क्लेम। वेजेस एस्केलेशन क्लेम, तो टोटल क्लेम कितना हो जाएगा? टोटल क्लेम मतलब मेटेरियल का और वेजेस का, तो दोनों मिला के हो जाएगा 1500 और 7000। 1500 और 7000 टोटल क्लेम हम लोग का हो गया यहाँ पर 8500। ठीक है, तो 8500 अगर ओवरऑल क्लेम कर सकता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना होना चाहिए? ठीक है, तो पहले देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस प्री डिसाइडेड कितना था? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 17,50,000। अगर उसमें अगर एक्स्ट्रा कुछ मांग सकते हैं तो सिर्फ यही वाला मांग सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो इस तरह से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। स्टेटमेंट शोइंग फाइनल प्राइस पेबल, एग्रीड प्राइस मतलब प्री डिसाइडेड जो था वो है 17,50,000। ठीक है, अच्छा, और एग्रीड एस्केलेशन मेटेरियल और वेजेस 1500 और 7000, तो टोटल हो गया 8500। ये टोटल करने से हो जाएगा हम लोग का 17,58,500। तो फाइनल प्राइस ये होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का, फाइनल प्राइस पेबल, ये फाइनली कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होना चाहिए। जबकि ये कितना क्लेम कर रहे हैं? ये क्लेम कर रहे हैं 17,73,600, ज्यादा क्लेम कर रहे हैं, तो ये हम लोग नहीं दे सकते। ठीक है, 17,73,600 ये क्लेम जो है ये नहीं हम लोग देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये ज्यादा हो रहा है, इतना ही मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो फिर वो कैसे आया होगा वो भी देख लो। द क्लेम ऑफ, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, 17,73,600। ऊपर कीजिए। अच्छा, यस मैम। हम्म, तो ये जो क्लेम है, द क्लेम 17,73,600 इज नॉट एडमिसिबल। ठीक है, ये मान नहीं सकते हैं, ये हम लोग नहीं मानेंगे। एस्केलेशन एज एस्केलेशन क्लॉज कवर ओनली दैट पार्ट ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट which has been caused by इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन के वजह से प्राइस में कुछ भी मतलब इंक्रीमेंट आया है तो एस्केलेशन क्लॉज के हिसाब से वो पेएबल है, अगर बना हुआ है। अदरवाइज बाकी किसी रीजन से पेएबल नहीं होगा, तो इतना ही पेएबल होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ही जो है ना एस्केलेशन क्लॉज का, वो ये है कि इन्फ्लेशन के वजह से जो हुआ है उसी का पेमेंट करेंगे। रॉन्ग एस्टिमेशन की वजह से हुआ है तो हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे। रॉन्ग एस्टिमेशन का मतलब देखो हम समझाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर इन्होंने सोचा था 5,000 से काम हो जाएगा,
जाएगा, बट 5050 मतलब रॉन्ग एस्टिमेट किया होगा। इन्होंने सोचा था 3500 से काम होगा, लेकिन 3450 से ही काम हो गया। अगेन रॉन्ग एस्टिमेट। वो बात ठीक है कि कम खर्चा, यहाँ कम खर्चा होगा, यहाँ ज्यादा हो जा रहा है। यहाँ पर 2500 सोचा था, यहाँ 2600, ये भी रॉन्ग एस्टिमेट, क्योंकि ये मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। प्राइस जो चेंज हो गया वो मार्केट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस पे इन्फ्लेशन लगता है, क्वांटिटी पे तो थोड़ी ना इन्फ्लेशन लगता है। क्वांटिटी गलत मेजर किया गया है। जहां पर सोचा गया था कि 2000 घंटा काम होगा, वहां 2100 घंटा काम हुआ। जहां सोचा गया था 2500 आवर्स काम होगा, वहां 2450 काम हुआ। जहां सोचा गया था 3000 घंटा काम होगा, वहां 3100। मतलब इनएफिशिएंसी हो सकता है, लेबर का ज्यादा टाइम लगने का अलग अलग रीजन हो सकता है। मशीन ब्रेकडाउन हो सकता है, या फिर मान लो कुछ और भी एबनॉर्मल रीजन हो सकता है कि जो मतलब लेबर थे वो उन्होंने जो है स्लोली काम किया, वो इतना एफिशिएंट नहीं थे, वो भी हो सकता है। तो ये सब चीजों को एस्केलेशन क्लॉज में हम लोग नहीं मान सकते। लेकिन हाँ, जो मार्केट मतलब इन्फ्लेशन की वजह से होता है, मतलब रेट, बस रेट की वजह से जो प्रॉब्लम होगा वही एस्केलेशन क्लॉज में कवर होगा। ठीक है। फिर इन्होंने ये जो एस्टिमेट किया, ये कहां से किया? 17,73,600 इन्होंने ये कहां से एस्टिमेट किया? इन्होंने एक्चुअली इंक्रीमेंट प्राइस को, इंक्रीज्ड प्राइस को कैसे एप्लीकेबल किया, प्राइस का बेनिफिट भी लेने का कोशिश किया होगा, और एक्चुअल क्वांटिटी पे कैलकुलेट किया होगा, तभी इनका इतना ज्यादा आया है। ठीक है। हम यहाँ पर दिखा देते हैं, देखो इनका ये प्राइस कैसे आ रहा है, चेक करके देखते हैं। देखो वेरीफाई करके देखते हैं कैसे हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं मेटेरियल ए बी सी। ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 5000, 3500 और 2500, चेक करो। और रेट जो है, स्टैंडर्ड रेट 50, 80, 60। ठीक है। और एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी है 5050, 3450 और 2600। और रेट बनता है 487966, 487966। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने कैसे अपना एस्केलेशन क्लॉज क्लेम किया है। इनका क्लेम अमाउंट है, देखो इन्होंने क्या कैसे क्लेम किया है। यहाँ पर 5050 लिया है, इनटू कर दिया है 2 रुपीज। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये वैसे 2 रुपीज का चेंज जो है ये प्रॉफिट मतलब प्लस में है। ठीक है। हम यहाँ पर जस्ट समझाने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पर एक बार कैलकुलेटर ले लेते हैं। 5050 इंटू 2, तो ये हो गया 10,100। ठीक है, 10,100। अच्छा, नहीं इसको ना हमें टोटल में करना पड़ेगा, जस्ट ऐसे रेट के हिसाब से नहीं कर सकते। इनका क्लेम कैसे हो रहा है पता है? इनका क्लेम इस तरह से होगा। ये देखो, इन्होंने सोचा कि 5000 इनका टोटल के हिसाब से होगा, तभी उन्होंने वैसा किया। इन्होंने सोचा मेरा ये खर्चा होगा, बट एक्चुअली इनका खर्चा हुआ कुछ इस तरह से। ठीक है। मतलब इन्होंने दोनों इम्पैक्ट डाला, रुपीज का भी डाला, क्वांटिटी का भी डाला। तो यहाँ पर हो गया 5000 इंटू 50, जितना भी आ रहा है 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 2,50,000 माइनस कर देंगे। ये वाला थोड़ा सा कैलकुलेट करो ना तुम लोग, अगर कर रहे हो तो 5050 इंटू 48 मुझे बताओ एक बार, तो जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर 2,42,400 लेस करके बताओ कितना हो रहा है? 7,600। ठीक है, 7,600। तो इन्होंने सोचा था इतना खर्चा होगा, बट इतना खर्चा हुआ। तो ये तो मतलब इनके लिए क्या है? प्रॉफिट है, मतलब इनका पॉकेट से इनका कम खर्चा हुआ, तो मैंने नेगेटिव में दिखा दिया। अगेन यहाँ पर देखो 3,500 इंटू 80 ये सोचा था, बट हुआ क्या? 3,450 इंटू 79। अब चेक करो कितना होता है। 3,500 इंटू 80, तो ये कितना हो गया? 2,80,000 माइनस 3,450 इंटू 79, 2,70,2 सेवन फोर 550, फाइव जीरो 7,450। ये भी कम हुआ, सोचा था 2,80,000 बट हुआ इतना, मतलब ये भी इनके पास पैसा कम खर्चा होगा। फिर दूसरा देखते हैं, यहाँ पर 2,500 इंटू 60 माइनस 2,600 इंटू 66। बताओ अगर कर रहे हो तो कितना हो रहा है?
21,600। अच्छा, ओवरऑल। और ये इंटू इंटू करने से कितना होगा? 1,71,600। तो ये हो जाएगा 21,600। देख लो यहाँ पर 2600 इंटू 66, तो यही वाला हो रहा है। मतलब सोचा था हम लोगों ने 1.5 लाख का खर्चा होगा, बट हुआ 1,71,600। मतलब इतना पैसा वो क्लेम करेंगे ऐसा सोच रहे हैं, और ये पैसा रिटर्न। मतलब ओवरऑल कितना क्लेम करेंगे? बोलेंगे मेरा इतना ज्यादा खर्चा हुआ, तो फिर वो बोलेंगे तुम्हारा इतना कम भी तो हुआ, नेट करो। तो 7,600 और 7,450, ठीक है, तो ये कितना हो गया? 6,550। उनके हिसाब से मेटेरियल का क्लेम ये आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। ये वाला होगा, मैक्सिमम 1,500 ही कर सकते हैं हम, जस्ट समझा रहे कि ये कैसे आया। अब लेबर वाला भी देखो, लेबर वाला भी वेरीफाई करते हैं। वेजेस, वेजेस का भी यहाँ पर एक्स वाई देखो जेड। मैं। हाँ होगा। स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आवर देखते हैं कितना है स्टैंडर्ड आवर। 2,000, 2,500, 3,000, 2,000, 2,500 और 3,000। क्वांटिटी है 70, 75, 65। एक्चुअल आवर्स है 2100, 2450 और 3100। और एक्चुअल रेट है 72, 75, 66, 72, 75, 66, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, क्लेम क्या हो रहा है इनके हिसाब से। तो क्लेम कैसे होगा? ये मल्टीप्लाई करेंगे 2,000 इंटू 70, ये इन्होंने सोचा था, माइनस कर देंगे 2,100 इंटू 72, जितना होगा। तो 2,000 इंटू 70, तो ये कितना होता है? 2,000 इंटू 70, ये हो जाएगा हम लोग का 1,40,000 माइनस 2,100 इंटू 72, तो ये हो गया 1,51,200। माइनस करने से कितना आएगा? 11,200, ठीक है। इतना खर्चा होगा सोचा था, जबकि खर्चा इतना हो गया। मतलब ये पैसा जो है उनको लेना पड़ेगा, किससे? कॉन्ट्रैक्ट से, ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन इतना नहीं ले सकते। इसमें चेंजेस देखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितना सोचा था उतना ही है। नहीं देखेंगे, क्योंकि इनके हिसाब से ना ये तो क्वांटिटी। 375 कितना आ रहा है? चेंजेस आ रहा है 3750। 3,750, अच्छा, लिख लेते हैं। 2,500 इंटू कितना हो जाएगा? 75 सोचा था, बट हुआ कितना? 2,450 इंटू 75। ये देखो, ये इन्होंने ऐसा कैलकुलेशन कर रखा है जो कि गलत है ना, तभी तो ज्यादा आया है। चेक कर लेते हैं। 1,87,500 और 2,450 इंटू 75, 183,750, 183,750 माइनस 187,500, तो ये हो गया 3,750। अब ये क्या हो रहा है? पॉजिटिव की नेगेटिव? मतलब सोचा था 1,87,500 का खर्चा होगा, बट ये खर्चा हुआ, मतलब ये नेगेटिव में होगा, इतना पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। कम लगाए ना, मतलब नेट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। फिर 3,000 इंटू 65 करके सोचा गया था, जबकि हुआ 3,100 इंटू 66। 9,600। अच्छा, 9,600, 195 और ये हो गया 30। 3,100 इंटू 66, तो ये हो जाएगा 204600 माइनस 1,95,000। तो 9,600, ये क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? खर्चा बढ़ गया है, मतलब ये रिकवर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस 11,200, इतना पैसा वो रिकवर करेंगे ऐसा सोच रहे हैं, और इनका एक्स्ट्रा बचा है 3,750। तो यहाँ पर देखो आ गया 17,050, ठीक है। ये खर्चा जो है ये क्लेम कर रहे हैं, इनके हिसाब से वेजेस का क्लेम ये है। तो इन अब टोटल क्लेम देखो, टोटल क्लेम हो जाएगा 1750 प्लस ये वाला 6,550।
1750 प्लस 6550 टोटल करने से कितना आ रहा है? टोटल करने से 23,600 आ रहा है। तब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना बन रहा है चेक करो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना बन जाएगा? 17,50,000 डिसाइडेड था, और अगर इस तरह से एस्केलेशन क्लॉज को कैलकुलेट किया जाए तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो गया 600, ये 3 और ये 7। ये देखो 17,73,600 इस तरह से आया है जो इन्होंने क्लेम किया है, बट ये गलत है। ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, बात को समझो। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी एज वेल एज रेट दोनों का इंपैक्ट लाया जा रहा है, जबकि एस्केलेशन क्लॉज जो है ओनली इन्फ्लेशन होने पे, मतलब जो रेट है उस पे एप्लीकेबल होता है, क्वांटिटी पे नहीं होता है, क्योंकि क्वांटिटी का जो प्रॉब्लम है वो एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक यहाँ पर क्या करते हैं, एक नोट लिखवा देते हैं समझने के लिए क्यों ये इस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये लास्ट यहाँ पर हम लोग का ये कंप्लीट भी हो जाएगा चैप्टर। इट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल that the contractee would compensate the contractor for the increase in cost due to inflation, that is the all factors beyond the control of contractor and not for the cause due to inefficiency or wrong estimation। अगर रॉन्ग एस्टिमेशन होता है इन केस ऑफ मेटेरियल, और अगर इनएफिशिएंसी होता है इन केस ऑफ लेबर, ये सब के वजह से अगर किसी भी तरह का प्राइस बढ़ा है तो वो कंपेंसेट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिर्फ प्राइस जो इन्फ्लेशन, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर के कंट्रोल में नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते थे। प्राइस बढ़ गया तो अब वो क्या करे, ठीक है, इन्फ्लेशन के वजह से। तो अगर एस्केलेशन क्लॉज बना हुआ है तो इस तरह से होगा कैलकुलेशन, इस तरह से होगा, ओनली रेट के ऊपर होगा, और वो रेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। वो रेट हमेशा स्टैंडर्ड क्वांटिटी पे कैलकुलेट होगा या स्टैंडर्ड आवर्स पे, एक्चुअल पे नहीं होगा। और इन्होंने इस तरह से बताया है जो कि एडमिसिबल नहीं है, ऐसा क्लेम वो डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये देखो हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का जो पोर्शन बाकी था वो भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, और इसमें कुछ नहीं है। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये वाला, दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। ये वाला स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे आज। अच्छा देखो, प्रोसेस कॉस्टिंग पहले हेडिंग कर लेते हैं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का क्या मतलब होगा? देखो कॉस्टिंग का मतलब अगेन वही, अगर हम लोग किसी चीज का कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं उसे हम लोग प्रोसेस कॉस्ट, उसे कॉस्टिंग बोलेंगे, ठीक है। अब प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या हो गया? प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब हो गया कि जब हम लोग कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कुछ प्रोसेस का जरूरत है, ठीक है, फिर उसका हम लोग कॉस्ट को कैलकुलेट करें, उसे प्रोसेस कॉस्टिंग बोलेंगे। जैसे देखो प्रोसेस यानी यहाँ पर क्या होगा, लगातार 2-3 तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोग भी कोई भी जो कोर्स में एडमिशन लिए हो, तो उसमें पहले क्या होता है, नॉर्मली फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन होता है, अलग अलग नाम हो सकता है, ठीक है। जैसे सीए के केस में फाउंडेशन है, सीएमए के केस में फाउंडेशन है, सीएस के केस में अभी सी सेट सीएसईटी नाम दे रखा है, जो भी हो, तो फाउंडेशन। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, इंटरमीडिएट होता है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग होता है,
फिर उसके बाद क्या होता है, फाइनल होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, मतलब सीए बनने का एक प्रोसेस है, या फिर सीएमए बनने का एक प्रोसेस है, या सीएस बनने का एक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का एक प्रोसेस। तो प्रोसेस कॉस्ट मतलब लगातार, अगर सिर्फ ये कर लिए, ये नहीं किए, फिर ये नहीं किए, तो फाइनली जो चाहिए डेस्टिनेशन वो हमें नहीं मिलेगा। मतलब एक के साथ एक लिंक है। प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब हो गया फाइनल प्रोडक्ट पाने के लिए ये सारे चीज एक दूसरे के साथ लिंक है, इसे हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग बोलेंगे। ठीक है, मतलब सिर्फ इंडिविजुअली कोई एक चीज का मतलब नहीं बनता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब हो गया एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट। ठीक है, सॉरी, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट। जैसे यहाँ पास कर गए, यहाँ पर दो ही चीज आउटपुट हो सकता है, या तो पास कर गए हो या तो फेल हो गया है। ठीक है, जस्ट ऐसे ही बोल रहे हैं। तो अगर पास कर जाते हो तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पास करने से यहाँ पर जा सकते हो, है ना, ये पास करने से ही यहाँ पर जा सकते हो। मतलब इसका आउटपुट इसका इनपुट होगा। ठीक है, इसका आउटपुट इसका इनपुट होगा। अगेन यहाँ पर भी दो सिचुएशन हम मान लेते हैं, पास ये एक ही इनपुट मान के करते हैं कि पास करोगे। ठीक है, फेल क्यों बोलेंगे, छोड़ो। तो यहाँ पर पास कर गए तो ही यहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर भी क्या होना है, पास होना है, मतलब कुछ एक आउटपुट तो लाना है। यहाँ अगर पास हो जाओगे देन यहाँ पर कुछ प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर जब पूरा हो जाएगा, कंप्लीशन हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर जाओगे। फिर यहाँ पर जब हो जाएगा तब डेस्टिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, तब डेस्टिनेशन मिल जाएगा। तो प्रोसेस कॉस्टिंग भी वही होता है। यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रोसेस कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है, वो इस तरह के इंडस्ट्रीज में यूज होता है जहां पर जो मेटेरियल है वो मोर देन वन या उससे ज्यादा प्रोसेस के थ्रू से जो है आगे जाते हैं। ठीक है, तब जाके हम लोग इसको बोलेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। तो यहाँ पर लिखो एक बार प्रोसेस कॉस्टिंग का मीनिंग, यहाँ पर लिखते हैं, देखो मीनिंग ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, मीनिंग लिखते हैं। तो देयर आर मेनी industries where total manufacturing procedure is divided into suitable number of process और ऑपरेशन, मतलब एक्टिविटी। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर एक्टिविटी। इन सच ए मैनर, इन सच ए मैनर दैट द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस becomes the input of next process and the output of the last process is the final output, is the final output। ठीक है, तो जो लास्ट प्रोसेस होगा जिसके बाद और प्रोसेस का जरूरत नहीं होगा वही हम लोग का फाइनल आउटपुट होगा। जब हम लोग फाइनल तक, जैसे मान लो इसके बाद क्या हमें कोई प्रोसेस में जाना पड़ेगा, नहीं, फाइनल पास हो गया और कोई प्रोसेस का जरूरत नहीं है। इसका मतलब एक तो एंड होता है ना सारी चीजों का। उसी तरह से ऐसे इंडस्ट्रीज जहां पर टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो एक ही बार में नहीं होगा कि एक बार प्रोसेस हुआ फाइनल प्रोडक्ट आ गया, वो एक या मतलब एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा प्रोसेस या ऑपरेशंस में डिवाइडेड होंगे। और इस तरह से डिवाइडेड होंगे कि एक का इनपुट दूसरे का, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट होगा, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट होगा। और जो लास्ट आउटपुट है वही हम लोगों का, लास्ट प्रोसेस का जो लास्ट आउटपुट होगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ऐसा कौन कौन सा इंडस्ट्री होता है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे देखो स्टील, स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो भी होता है, पेपर, जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती है, मेडिसिन, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सोप, जो सोप बनाती है वो सारी कंपनियां, केमिकल, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, रबर, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल,
पेंट, वर्निश, ठीक है, जो मतलब लकड़ी के ऊपर किया जाता है ना, तो ये सब जो इंडस्ट्री है ना, यहाँ पर जब भी प्रोडक्शन होता है तो ये कंटिन्यूअस वे में होता है। ऐसा नहीं कि एक बार इनपुट दिया आउटपुट आ गया स्टील रेडी हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। पेपर का भी ऐसा नहीं है कि एक रॉ मटेरियल यूज हुआ और जो आउटपुट आया वही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। दो या दो से ज्यादा प्रोसेस के थ्रू से ये बनता है। सेम केस होता है मेडिसिन के लिए भी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। अब इसका एक हम यहाँ पर ड्रॉ भी करके दिखा देते हैं। ये देखो, यहाँ पर हो गया रॉ मटेरियल दिया जा रहा है। रॉ मटेरियल जाएगा प्रोसेस, सपोज प्रोसेस वन में, प्रोसेस वन में, ठीक है। फिर प्रोसेस वन का जो इनपुट है, ठीक है, यहाँ ये रॉ मटेरियल क्या है, इस प्रोसेस का इनपुट। अब इस प्रोसेस का एक आउटपुट होगा, वो आउटपुट दूसरे वाले प्रोसेस का क्या होगा, इनपुट होगा। वो आउटपुट दूसरे वाले प्रोसेस का, मतलब प्रोसेस टू का, ठीक है, प्रोसेस टू का क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। ये वाला, ये आउटपुट इसका इनपुट हो जाएगा, ये होगा सिस्टम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका भी एक आउटपुट आएगा। अब और एक प्रोसेस अगर है, मान लेते हैं और एक प्रोसेस है, प्रोसेस थ्री, ठीक है। उस प्रोसेस थ्री में एज ए इनपुट क्या यूज होगा, ये आउटपुट एज ए इनपुट यूज होगा। और अगर ये लास्ट प्रोसेस है, ठीक है, ये अगर लास्ट प्रोसेस है तो हमें क्या मिलेगा इसके बाद, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, हमें क्या फिनिश्ड गुड्स मिलेगा इसके बाद, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग का सिस्टम। अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। यहाँ पर लिखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, पहला, टू एसर्टेन द कॉस्ट incurred in each process। हर एक प्रोसेस में कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ से समझाए तो फाउंडेशन पढ़ने का खर्चा क्या लगा, इंटर का क्या लगा, ट्रेनिंग पीरियड में क्या खर्चा अगर कुछ होता है तो फाइनल होता है, ठीक है, फाइनल का क्या हुआ। तो ये सारे जगह पे हम लोगों ने क्या क्या खर्चा किए इंडिविजुअली। वैसे ही अगर प्रोसेस की तरफ से देखो तो प्रोसेस वन में कितना खर्चा हुआ, प्रोसेस टू में कितना हुआ, प्रोसेस थ्री में कितना हुआ, इंडिविजुअली टू एसर्टेन द कॉस्ट इनकर्ड इन ईच प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, सेकेंड, यहाँ पर टू absorb the cost incurred until the end of each process। देखो क्या बोल रहा है, टू एब्सॉर्ब द कॉस्ट इनकर्ड, ठीक है। तो जो भी कॉस्ट अभी तक इनकर्ड हुआ है, जैसे मान लो प्रोसेस वन में एक खर्चा हुआ है, उस खर्चे को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, तभी तो इसका आउटपुट इसका इनपुट होगा। ये प्रोसेस को पूरा करने का जो भी खर्चा हुआ है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। जिस भी तरह का फिनिश गुड्स आ रहा है, मतलब फिनिश गुड्स नहीं, उसे तो हम लोग आउटपुट बोलेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ एक खर्चा किया जिसको रिकॉर्ड किया, डेबिट और क्रेडिट साइड ऐसे करके किया जाएगा। यहाँ पर एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया गया, जो भी प्रोसेसिंग में खर्चा हुआ। फिर यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर हमें कुछ एक मिला होगा जो कि फिनिश गुड्स तो नहीं है, लेकिन हमें ऐसा कुछ मिला होगा जो हमारे प्रोसेस टू में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर जब आएगा तो टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन बोल के आएगा, मतलब ये कॉस्ट एब्जॉर्ब करके यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। इस बात का मतलब ये हुआ, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पर जो भी हमारा आउटपुट मिल रहा है उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बाई अमाउंट ट्रांसफर टू प्रोसेस टू, मतलब इतना खर्चा हुआ है जो प्रोसेस टू में ट्रांसफर कर देंगे, फिर प्रोसेस टू से फिर प्रोसेस थ्री, इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट में जाके वो कॉस्ट एब्जॉर्ब ऐड हो जाएगा। जब तक फाइनल प्रोडक्ट तक नहीं पहुंचते तब तक वो खर्चा, जैसे मान लो इस प्रोसेस में 100 रुपए का खर्चा हुआ, ठीक है, और 100 रुपए का खर्चा हुआ और 100 रुपए का ही जो है आउटपुट मिला सपोज, तो फिर ये 100 रुपए यहाँ पर आ जाएंगे। मान लो यहाँ पर 200 का खर्चा हुआ तो कितना हो गया, 300। अब ये 300 वाला प्रोडक्ट यहाँ पर एज ए इनपुट यूज हुआ, ठीक है, 300 वाला जो था। तो यहाँ पर मान लो और भी 150 का खर्चा हुआ तो ये हो गया 450, मतलब एब्जॉर्ब होते जा रहा है, ठीक है। तो खर्चा क्या होगा, एब्जॉर्ब होते जाएगा। तो ये भी एक प्रोसेस कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर टू एसर्टेन
the cost incurred in all the process taken टुगेदर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, हम लोग को कॉस्ट जो भी इनकर्ड हुआ है वो आइडेंटिफाई, एसर्टेन मतलब कैलकुलेट करना है, इन ऑल द प्रोसेस टेकन टुगेदर मतलब एक साथ भी हम लोग चाहे तो आइडेंटिफाई करके देख सकते हैं। मतलब बेसिकली वही बता रहा है कि हर एक प्रोसेस का क्या खर्चा है वो एसर्टेन करना है ईच प्रोसेस का, और टुगेदर भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब एक साथ हम लोग का कितना खर्चा वो भी हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करेंगे तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया हम लोग का ऑब्जेक्टिव। अच्छा उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। देखो ये हम लोगों ने पहले लिखा मीनिंग, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखवाया ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्टिव में, ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव का दे दो ए पॉइंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का ए पॉइंट में मैंने 3 पॉइंट लिखवाया, फिर बी पॉइंट में लिखेंगे व्हेन वी ascertain the true amount of cost, we are able to decide the justified selling price to be charged from द कस्टमर। ठीक है, अगर हम लोग कॉस्ट को ठीक तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसमें जो प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा ताकि हम लोग कस्टमर को बेच पाए वो जस्टिफाइड नहीं होगा। अगर हम लोग गलत कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस भी गलत आइडेंटिफाई होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग द मैनेजमेंट का क्या क्या हेल्प होगा। ठीक है, मैनेजमेंट में आइडेंटिफाई द cost importance on each process, cost importance on each process, each प्रोसेस, हर एक प्रोसेस का कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट भी होता है। और दूसरा पॉइंट बी, इसके अंदर पॉइंट बी, लोकेट दोज प्रोसेस विच आर अननेसेसरी, या फिर वेयर लिख दो, वेयर अननेसेसरी हाई कॉस्ट is being incurred so that the corrective action may be taken। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग अलग अलग प्रोसेस का कॉस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसका इसका इसका, तो अगर मान लो कोई प्रोसेस अननेसेसरी हम लोग कर रहे हैं, मतलब उसके बिना भी काम होगा बट हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, दैट्स वाई हम लोगों ने ज्यादा प्रोसेस मतलब एडॉप्ट किया काम को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर हमें लग रहा है अननेसेसरीली कोई प्रोसेस हमें रखना ही नहीं है, या फिर कहीं पर ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, इतना कॉस्ट लगने का बात नहीं है, तो वो भी हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मतलब हम लोग यानी कौन, मैनेजमेंट में जो है, तो ये ऑब्जेक्टिव है, प्रोसेस कॉस्टिंग से ये सारी चीजों का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अच्छा और दूसरा बात ये है कि ये जो है यहाँ पर क्या होगा कि
सीक्वेंशियली और साइमल्टेनियसली जो है ये प्रोसेस चलता जाता है, ठीक है, सीक्वेंशियली और साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस चलता जाता है। तो ये भी एक लिख देते हैं यहाँ पर। ये हो गया हम लोग का ए बी सी और डी पॉइंट। मैन्युफैक्चरिंग activity is carried on continuously by means of one or more process run sequentially, selectively or simultaneously। यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूअस वे में होता है, ठीक है, सीक्वेंशियली होता है मतलब एक के बाद एक, ठीक है, कंटिन्यूअसली मतलब रुकता नहीं, एक के बाद एक होगा क्योंकि एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट होगा, सिलेक्टिवली होगा, साइमल्टेनियसली होगा, ठीक है, एक साथ होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो उसके बाद और भी पॉइंट हम लोग करेंगे। हम लोग ये वाला देखते हैं, देखो यहाँ पर एक हमें प्रोसेस दे एक यहाँ पर प्रोसेस बता रखा है, 3 प्रोसेस है, ठीक है, बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट इंडिकेटिंग द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस। हमें हर एक प्रोसेस का कॉस्ट कैलकुलेट करके बताना है एंड द टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट भी बताना है। द टोटल यूनिट दैट पास थ्रू ईच प्रोसेस वेयर 240 फॉर द पीरियड। तो टोटल यूनिट जो पास हो रहा है हर एक प्रोसेस के थ्रू से वो है 240, बोल रहा है यूनिट, ये यूनिट में है, ठीक है, और ये सब देखो रुपीज में है, खर्चा बताया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 85,000 मे बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस, देयर वेर नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। बोल रहे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है, 3 प्रोसेस है, मतलब कोई एक प्रोडक्ट बन रहा होगा जिसके लिए 3 प्रोसेस का यूज हो रहा है, प्रोसेस 1 2 3, और हम लोग का 240 यूनिट जो है एज ए हर एक प्रोसेस में यूज किया गया है, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं बताया। 240 यूनिट जो है ये कैसे यूज किया गया, टोटल यूनिट दैट पास थ्रू ईच प्रोसेस, हर एक प्रोसेस के थ्रू से कितना यूनिट हो रहा है, 240 यूनिट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बताया है अपोर्शन करना है वेजेस बेसिस पे। देखो कैसे होता है प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन, कैसे सॉल्व होता है। ये है कुछ हम लोग बोल सकते हैं अकाउंट्स के तरह होगा, मतलब डेबिट क्रेडिट का अकाउंट बना के होगा। तो पहले हमें हम लोग को करना क्या है, हमें हर एक प्रोसेस का कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो प्रोसेस 1 का हम लोग जो है अकाउंट बनाएंगे, फिर प्रोसेस 2 का, प्रोसेस 3 का अलग अलग बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोसेस 1 अकाउंट। ऐसे फॉर्मेट हो जाएगा जैसे डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं, लेजर फॉर्मेट, पर्टिकुलर, यहाँ पर हो जाएगा यूनिट और अमाउंट, ठीक है। ये कॉलम होता है मेनली, पर्टिकुलर, यूनिट और अमाउंट। अच्छा, खर्चा इधर रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड में जैसे होता है अकाउंट्स में। तो खर्चा क्या है, सबसे पहले खर्चा किया गया है, हम लोग प्रोसेस 1 बना रहे हैं, मेटेरियल का 1,50,000, तो क्या लिखेंगे, टू मेटेरियल। एंट्री क्या हुआ, प्रोसेस अकाउंट डेबिट, प्रोसेस 1 अकाउंट डेबिट, ये प्रोसेस 1 का खर्चा है, प्रोसेस 1 अकाउंट डेबिट टू मेटेरियल। कितना मेटेरियल खर्चा हुआ है, 1,50,000, ठीक है। और कितना यूनिट जो है मेटेरियल ट्रांसफर हुआ है, देखो यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि टोटल यूनिट दैट पास थ्रू ईच प्रोसेस वेयर 240, 240 टोटल यूनिट यहाँ से पास किया गया है, ठीक है, इस प्रोसेस से, हर एक प्रोसेस से। तो इसका मतलब ये जो खर्चा है ये 240 यूनिट के लिए हुआ होगा। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 240 करते हैं तो कितना आ गया, 625, मतलब पर यूनिट मटेरियल का प्राइस कितना है, 625 करके। तो 625 करके अगर 240 यूनिट मटेरियल को ट्रांसफर किया जाता है तो खर्चा हो जाएगा कितना, 1,50,000, ठीक है। ये इस तरह से होगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे टू लेबर, देखो लेबर का खर्चा बता रहा है, लेबर का कितना है, 80,000। अच्छा, इसमें भी हम लोग 240 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो यूनिट का अगर हम लोग नहीं भी करेंगे तो भी हम लोग का चलेगा, ठीक है, फिर भी कर लेते हैं, चलो यूनिट का भी हम कर ही लेते हैं। यहाँ पर लेबर का भी निकालेंगे, 80,000
डिवाइडेड बाय 240, पूरे प्रोसेस में 240 यूनिट का ही चलेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 333.3, 334 कर लेते हैं, ठीक है, ये 334 कर लेते हैं। फिर उसके बाद है टू अदर एक्सपेंस, देखो दूसरा खर्चा यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस बोल के रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 26,000, 26,000 डिवाइडेड बाय 240, चेक करते हैं। ये हो गया 108, ठीक है, ये हम क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं पर यूनिट, ये रुपीज में लिख रहे हैं, ठीक है, कि एक मेटेरियल कितना करके था 625 पर यूनिट करके, तो फिर 240 यूनिट का खर्चा इस तरह से। अच्छा, और दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जिसका बाइफर्केशन हमें नहीं दिया है, हमें करना पड़ेगा, 85,000 टोटल बोला है, तो टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम यहाँ पर ये वाला पूरा पेज जो है रख देते हैं प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 के लिए, यहाँ पर करके दिखाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन कैसे होगा। वर्किंग नोट नंबर 1, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल में है हम लोग का 85,000, इसको अपोर्शन करने के लिए बोला गया है वेजेस के बेसिस पे, तो वेजेस कितना है 80, 2 लाख और 60, हम लोग इसका रेशियो कर सकते हैं, ठीक है, अपोर्शन करने का मतलब रेशियो बेसिस पे चलना, तो इक्वल अमाउंट पे जीरो हटा दो, 4 जीरो, यहाँ से 4 जीरो, यहाँ से 4 जीरो, तो क्या बचेगा 8, 20 और 6, 8:20:6, इस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 8:20:6, ठीक है, तो देखते हैं कितना हो जाएगा, 85,000 इंटू 8 बाई ये कितना हो जाएगा 26, और ये 8 कितना होगा ऐड करने से 34, तो 85,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 34, 20,000 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर 85,000 इंटू 20/34, तो 85,000 डिवाइडेड बाई 34, 2,500 इंटू 20 मतलब 50,000 हो जाएगा, और 85,000 इंटू 6/34, तो 34 डिवाइड करने से इतना आता है, इंटू 6 कर लेते हैं 15,000, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेस का हम लोगों ने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अपोर्शन कर लिया, तो पहले वाले में 20,000 जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 20,000, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कर देंगे 240, क्योंकि हर एक जगह पे 240 यूनिट करके ही जाएगा, ऐसा क्वेश्चन हमें बता रहा है, तो डिवाइडेड बाय 240, तो पर यूनिट कितना हो गया 83.33, ठीक है, तो 83 ही लिख दिया मैंने, 83 हो रहा है, हाँ 83 होगा। अच्छा, अब इसका टोटल करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1,50,000 प्लस 80 प्लस 26 प्लस 20, ये हो गया 2,76,000, और पर यूनिट कॉस्ट कितना हो रहा है 625, 334, 108 और 83, ये पर यूनिट कॉस्ट है 1150, ठीक है, और अगर सिर्फ यूनिट का बात करें तो वो 240 है हर जगह पे, पर यूनिट कॉस्ट इतना है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोसेस का जो आउटपुट आया कितना आया 2,76,000 का खर्चा, वो ये ट्रांसफर होगा, कहां पर होगा प्रोसेस 2 में, नेक्स्ट प्रोसेस में, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, ठीक है, ये भी यूनिट, ये हो जाएगा पर यूनिट कॉस्ट में है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे जितना आउटपुट आया 1150, मतलब ये बेसिकली क्या हो जाएगा लेजर का बैलेंस हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पर कितना लिखेंगे 2,76,000, यहाँ पर 1150। अब हम लोग बनाएंगे प्रोसेस 2, नेक्स्ट बनाएंगे प्रोसेस 2 अकाउंट, ये कैसे होगा देखो, सेम तरीके से ही करना है, प्रोसेस 2 अकाउंट, पर्टिकुलर, पर यूनिट और रुपीस, पर्टिकुलर, पर यूनिट इन रुपीस और रुपीस मतलब अमाउंट, पहले ट्रांसफर ले लेंगे क्योंकि पहले आउटपुट जो है वो इनपुट हो जाता है, तो टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 ऐसे लिखना पड़ेगा, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 1150 और 2,76,000। अब फिर नेक्स्ट खर्चा लिखेंगे टू मेटेरियल,
मेटेरियल का खर्चा देखते हैं कितना है, 50,000 और लेबर का है 2 लाख, 50,000 और 2 लाख। $50,000 टू लेबर 2 लाख टू अदर एक्सपेंसेस है 72,000 और टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये आया था आई थिंक 50,000, चेक करते हैं सेकेंड वाला, हाँ 50,000 आया था, 50,000। अब अगर पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि उसमें निकाला है तो इसमें भी निकाल लेते हैं, तो 240 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर बता दिया है कि हर जगह पे 240 ईच प्रोसेस में, तो डिवाइडेड बाय 240, तो यहाँ पर हो गया 208, ये लिख लेते हैं 208, फिर 2 लाख डिवाइडेड बाय 240, तो ये हो गया 834, 833.3 है, मैंने 4 लिया है, देखो एक्चुअली ये इसीलिए किया है मैंने, ताकि क्या हो हम लोग का, यहाँ पर भी मैंने पॉइंट के बाद 3 था, अगर 3 भी लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हो 833, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया 72 240, तो यहाँ पर 300 आएगा शायद, 72 क्या आ रहा है, 72,000 डिवाइडेड बाई 240, हाँ 300 आएगा, ठीक है, तो 300 लिखेंगे, और ये हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाई 240, 208.33, ठीक है, ये आ रहा है 208.33, तो मैंने 200 ही लिखा है। अब टोटल कर लेते हैं, 200 यहाँ पर हो जाएगा 1150 प्लस 208 प्लस 833 प्लस 300 प्लस 208, तो ये वैल्यू आ गया 2699। एक्चुअली अगर हम लोग इसको 4 कर लेते हैं ना, तो ये हम लोग का एक राउंड फिगर में आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो ये 2700 हो जाएगा, बाकी 2699 भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2,76,000 प्लस ये हो गया 2,50,50 और 50, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, 3,72,000 ऐड कर लेते, 3,72,000, तो इसका आंसर हो रहा है 6,48,000। अच्छा, ये अब ट्रांसफर हो जाएगा बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 बोल के, ठीक है, तो पर यूनिट कॉस्ट आया प्रोसेस 3 का 2,700 और यहाँ पर टोटल आ गया 6,48,000। अच्छा, फिर यहाँ पर प्रोसेस 3, ठीक है, प्रोसेस 3 में सेम तरीके से पर्टिकुलर्स पर यूनिट अमाउंट, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2, ठीक है, तो कितना हुआ है, 6,48,000 का खर्चा दिख रहा है, और पर यूनिट अभी कॉस्ट आ रखा है इतना 6,48,000, ठीक है। फिर यहाँ पर टू मेटेरियल, टू लेबर, टू अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, सेम चीज ही तो है, और टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, मैंने शॉर्टकट में ही लिख दिया है। अच्छा, अब हम लोग चेक करते कितना कितना है, 20 60 25, तो 20 60 25, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था 15,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था 15,000, टोटल कर लेते हैं, ये हो गया 20 और 10 30 40 40 और 60 हो जाता है 1 लाख, 1 लाख, और यहाँ पर हो गया 8,48,000, 7,48,000, और ये हो गया 7,68,000, ठीक है, ये 7 लाख नहीं 6 लाख होगा शायद, चेक कर लेते हैं, 20 और 60, 20 और 10 30, 30 40, 1 लाख, हाँ 1 लाख, और ये
1 लाख, हाँ 7 लाख आ रहा है, ठीक है 7,68,000। अच्छा, अब ये सब डिवाइड करना पड़ेगा, 20,000 डिवाइडेड बाई 240, तो ये हो जाएगा 83। 60,000 डिवाइडेड बाई 240, तो ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 240, 104, और 15,000 डिवाइडेड बाई 240, तो ये हो गया 62.5। हम लोग 3 ले लेते हैं, ठीक है, ताकि अप्रोक्सीमेशन ना रहे। तो यहाँ पर टोटल करने से 2700 प्लस 83 प्लस 250 प्लस 104 प्लस 63, तो ये हो गया 3200। ये हो गया बाय फिनिश स्टॉक, क्योंकि हमें पता है इतना सारा ही जो है हम लोग का लास्ट प्रोसेस है, ठीक है, इतना सारा प्रोसेस ही होगा, इसके बाद हमें फिनिश गुड्स मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी हमें बता रखा है 3 प्रोसेस ही होगा। तो 3200 और 7,68,000, तो टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो 7,68,000 और ये हो गया 3,200। अब देखो, हम एक चीज बता देते हैं, देखो, जब हम अभी तो मैंने इस तरह से करवाया है, पर यूनिट कॉस्ट को यहाँ पर आइडेंटिफाई करके किया है, लेकिन अगर हम लोग ये वाला नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, ठीक है, तो भी चलेगा। ये एक्चुअली हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि पर यूनिट मेटेरियल, पर यूनिट लेबर, पर यूनिट अदर एक्सपेंसेस, पर यूनिट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा क्या है। फिर भी हमें ये 1150 मिल जाएगा। कैसे? अगर हम लोग यहाँ पर मान लो कि ये वाला चीज नहीं लिखते, ठीक है, तो क्या लिखते, यहाँ यूनिट कॉलम में सिर्फ लिख देते 240, मतलब ये सभी के लिए एप्लीकेबल हो गया, 240 यूनिट के लिए पूरा जो है खर्चा इतना हुआ है। तो पर यूनिट का खर्चा कितना है, कैसे निकालेंगे, 2,76,000 डिवाइडेड बाई 240 करो, आंसर वही आएगा 1150। तो ये नेसेसरी नहीं है, ये जस्ट मैंने एक बार दिखा दिया इस क्वेश्चन में, बट ये नेसेसरी नहीं है। हम लोग जब भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग यूनिट लिखेंगे, पर यूनिट कॉस्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि इतना बार निकालना पड़ेगा, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो पर यूनिट कॉस्ट निकालना है, ऐसा नहीं कि 1150 का हमें नीड नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट बोल के यहाँ नीचे लिख देंगे। 2,76,000 का टोटल खर्चा हुआ, मेटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला के, और कितना यूनिट इनपुट दिया था 240, तो एक एक यूनिट को प्रिपेयर करने का खर्चा हुआ 1150। इस तरह से निकालेंगे, तुम लोग लिख लो एक बार, इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। हम लोग इस तरह से पर यूनिट कॉस्ट को नहीं निकालेंगे, यूनिट कॉलम लिखेंगे, और इधर भी यूनिट कॉलम लिख के 240 लिख देंगे, इसका जरूरत नहीं होगा, ठीक है। सेम चीज हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। जब फिर ट्रांसफर होगा तो कैसे ट्रांसफर में लिखेंगे, ट्रांसफर में भी हम लोग सेम इसी तरह से लिखेंगे, बाई ट्रांसफर फ्रॉम, ये वाला ये लिखने का जरूरत नहीं होगा, हम लोग यहाँ पर 240 यूनिट लिख देंगे, बाकी ये सारे चीजों का हमें जरूरत नहीं होगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 6,48,000, ये रहा 6,48,000 का खर्चा हुआ है, डिवाइडेड बाई 240 कर लो, 2,700, तो हमें 2,700 रुपीज का जो है क्या हो जाएगा, 2,700 रुपीज का हमारा पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। वो भी हम लोग नीचे कैलकुलेट कर सकते हैं एक बार में, बार बार करने का जरूरत नहीं। सिमिलर चीज हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग का टोटल खर्चा हो जाएगा 7,68,000, और कितना इन यूनिट इनपुट से 240, तो यहाँ पर 3,200, तो ये अलग से निकालने का जरूरत नहीं होगा, अभी मैंने निकाल के दिखा दिया। आगे से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, आगे से हम लोग सिर्फ यूनिट लिखेंगे, पर यूनिट कॉस्ट को अलग से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 था, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस के ऊपर है, जो हम लोग एएस में कर रहे हैं, क्योंकि देखो सभी कोई तुम लोग एएस वाला क्लास अटेंड करते हो, मतलब तुम लोग का सभी का है, अब अटेंड कर रहे हो कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, अगर नहीं कर रहे हो तो मेरे से क्लास ले लो। तो यहाँ पर हम लोग वही वाले चीज को पढ़ेंगे जो हम लोगों ने एएस 2 में नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस के बारे में पढ़ा था, वही चीज यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें ट्रीटमेंट ऑफ, सेम चीज होगा, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, ठीक है, ये लिख देते हैं क्योंकि ये तो समझ में आ जाएगा। एबनॉर्मल गेन, इसके बारे में समझना है। तो नॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस है जो हम लोग पहले से ही एस्टिमेट कर सकते हैं। कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, देखो ये नॉन वेस्टेज होता है, हमें पता है
कि हम लोग कोई भी एक किसी भी चीजों का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें एक नॉर्मल लॉस होता है। जैसे मान लो कि जो प्रोडक्ट का इनहेरेंट नेचर होता है ना, उसकी वजह से, जैसे नेप्थोलिन वगैरह क्या होता है, नेप्थोलिन वगैरह इवापोरेट हो जाता है। अगर कोई कांच का चीज का बिजनेस कर रहा है तो ग्लास जो है वो टूट जाता है, तो इसीलिए हम लोग मान के चलते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ तो हमारा टूट सकता है। या फिर ऑयल का बिजनेस है तो थोड़ा बहुत जो है लीकेज वगैरह हो ही सकता है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस से हम लोग को पता चल जाता है कि कितना लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे नॉर्मल लॉस, जो हम लोग रोक भी नहीं सकते क्योंकि वो गुड्स का इनहेरेंट नेचर है तभी हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल लॉस क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। और जैसे मैंने पहले भी बोला था, नॉर्मल लॉस कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं क्योंकि ये सभी का हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल लॉस कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं, ये सभी का हो रहा है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, जो कि एक एक्सीडेंटल केस है, जैसे कि आग लग गया, चोरी हो गया, ये हम लोग कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते। कस्टमर से रिकवर करने का मतलब है पर यूनिट कॉस्ट को बढ़ाना, ठीक है। तो मैंने ये तो डिटेल्स में बता रखा है तुम लोग को एएस वाले क्लास में, फिर भी यहाँ पर एक बार हम बताएंगे। इट इज अ टाइप ऑफ लॉस which is estimated in advance on the basis of past experience. It is recorded on the credit side of process account. और ये तो होगा ही, देखो क्रेडिट साइड में क्यों रिकॉर्ड होगा, एंट्री क्या होगा, कोई भी ऑल लॉसेस आर डेबिटेड, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 जो भी हुआ हो, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस डेबिट टू प्रोसेस, तो प्रोसेस अकाउंट में बाई नॉर्मल लॉस बोल के रिकॉर्ड होगा, इसीलिए बोल रहा है कि ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है प्रोसेस अकाउंट के। फिर यहाँ पर लिखेंगे सच एंट्री इज टू बी रिकॉर्डेड at the amount of realizable ब्रैकेट में स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। रियलाइजेबल या स्क्रैप वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, मतलब यूनिट कॉलम में यूनिट तो चला जाएगा कि मेरा इतना यूनिट नॉर्मल लॉस हुआ है, और इसका जो वैल्यू है वो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, जितने में ये बिक जाएगा, ठीक है। नॉर्मल लॉस जितने में बिक जाएगा उतने में, जैसे हम लोगों ने लास्ट दिन जो है इसके क्लास में एक शुगर केन का भी मैंने जो है एग्जाम्पल लिया था, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट समझाते हुए, ठीक है। वो जैसे मान लो जो मोलासिस आ रहा है, ठीक है, तो ये नॉर्मल लॉस नहीं है लेकिन ये मार्केट में सेलेबल है। वैसे मान लो जो नॉर्मल लॉस हुआ, कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, और वो बनता ही है। या फिर मान लो जैसे ग्लास का बिजनेस का बात कर रहे थे, ग्लास थोड़ा सा मान लो टूट फूट गया, ठीक है। या फिर किसी का मान लो जो क्रॉकरी का बिजनेस होता है, मतलब जो है कप प्लेट ये सब का बिजनेस होता है, तो वो थोड़ा बहुत टूट फूट जाता है। अब थोड़ा बहुत डिफेक्टिव चीज भी कभी कभी क्या होता है, कुछ कस्टमर ऐसे भी होंगे जिनको जरूरत होगा वो लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल लॉस हो रहा है, ये अगर बिक जाता है तो ये जो सेल हो जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा उस पे ये रिकॉर्ड होगा, नॉर्मल लॉस का वैल्यू उस पे रिकॉर्ड होगा। जब क्वेश्चन करोगे तो और भी समझ में आ जाएगा क्लियरली। अब रहा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस ऐसा लॉस है जो हमारे एस्टिमेशन से ज्यादा हो जाता है, तब हम लोग बोलेंगे कि एबनॉर्मल लॉस हुआ है, ठीक है। एस्टिमेशन जो किया था, मतलब जो एक्सपीरियंस से हम लोगों ने सोचा था उससे अगर ज्यादा हो जाता है उसे हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। इफ एक्चुअल लॉस फाउंड at the end is more than the loss expected at the beginning, then excess loss is known as एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। एक्सेस लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। और ये भी किधर रिकॉर्ड होगा, ये भी रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड में ही प्रोसेस अकाउंट का, क्योंकि ये भी लॉस है, लॉस का एंट्री एज इट इज होगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव प्रोसेस जिस प्रोसेस में ये लॉस हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं इट इज
recorded on the credit side of process account. Such entry is to be recorded at the amount in which is computed below. Amount of abnormal loss, जैसे नॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, स्क्रैप वैल्यू पे, जितने पे वो मार्केट में बिक जाएगा। और एबनॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस कितना है, इनटू हो जाएगा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट का जो कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है उसके हिसाब से वैल्यू होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे, समझा देंगे, तब अभी लिख लो। अब लिखेंगे नेक्स्ट एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन कब हो सकता है, ये प्रैक्टिकली थोड़ा कम ही होता है। ठीक है, एबनॉर्मल गेन का मतलब है कि हम लोगों ने सोचा था कि नॉर्मल लॉस हमारा 10 यूनिट होगा, बट नॉर्मल लॉस हुआ हमारा 8 यूनिट, तो हमारा 2 यूनिट बच गया। ठीक है, तो ये होता है एबनॉर्मल गेन। तो यहां पर लिखेंगे इफ एक्चुअल लॉस फाउंड एट द एंड is less than the loss expected at the beginning. बिगिनिंग में जो लॉस हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो नॉर्मल लॉस होता है। अगर नॉर्मल लॉस से भी कम लॉस हुआ है तो हम लोग बोलेंगे हमारा गेन हुआ है। द डिफरेंस, यहां पर कॉमा दे दो, द डिफरेंस is known as abnormal gain. It is recorded to the debit side ऑफ प्रोसेस अकाउंट। ये तो होगा ही, क्योंकि एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री हम लोग का ऑल गेन्स आर क्रेडिटेड टू एबनॉर्मल गेन, तो कहाँ हो रहा है, प्रोसेस में, प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल गेन। तो प्रोसेस अकाउंट में जब एंट्री पोस्ट होगा तो टू एबनॉर्मल गेन बोल के होगा, यानी डेबिट साइड हो रहा है। ठीक है, सच एंट्री इज रिकॉर्डेड। अब एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगा वो तो पता चल गया, बट अमाउंट क्या होगा, सच एंट्री इज टू बी recorded at the amount which is computed below. कैसे हो जाएगा, देखो, अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन इक्वल टू, पहले यूनिट ढूंढेंगे, यूनिट ऑफ एबनॉर्मल गेन। ठीक है, जितना यूनिट एबनॉर्मल गेन हुआ है इनटू हो जाएगा यही वाला। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। तो जो नॉर्मल आउटपुट है उसका कॉस्ट पर यूनिट जो हुआ है उसी पे वैल्यू किया जाएगा, एबनॉर्मल गेन का जो वैल्यू है उसको भी। तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट क्या होता है, जैसे देखो ये है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, डिवाइड करने से जो आ रहा था कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट जो है उसी पे वैल्यू किया जाएगा एबनॉर्मल लॉस को भी, एबनॉर्मल गेन को भी। सिर्फ नॉर्मल लॉस को कैसे वैल्यू किया जाएगा, अगर उसका मार्केट में कोई रियलाइजेबल वैल्यू है तो उसके ऊपर। अब देखो ये और भी क्लियर होगा, मैंने 3 यहाँ पर एग्जाम्पल है मेरे पास, ये देखो 3 एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इससे हम लोग देखेंगे। देखो जैसे यहाँ पर बोल रहा है ए प्रोडक्ट passes through process 1 process 2 material issued to process 1 amounted to 40,000, wages 30,000, manufacturing overhead 27,000, normal loss anticipated was 5% of input,
मतलब जितना इनपुट दिया जाएगा उसका 5% जो है वो नॉर्मल लॉस होगा, ऐसा एंटिसिपेटेड है, मतलब माना जा रहा है। 4750 यूनिट ऑफ आउटपुट वेयर प्रोड्यूस्ड, बोल रहा है कि 4750 यूनिट आउटपुट इनको मिला है। फिर बोल रहा है एंड ट्रांसफर्ड आउट फ्रॉम प्रोसेस वन, और ये जो है आउटपुट वेयर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर आउट फ्रॉम प्रोसेस वन, ये प्रोसेस वन से आया है। देयर वेयर नो ओपनिंग स्टॉक इनपुट रॉ मटेरियल इशूड टू प्रोसेस वन, प्रोसेस वन में 5000 यूनिट मटेरियल दिया गया था। स्क्रैप वाज नो रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब जो स्क्रैप आ रहा है, स्क्रैप का मतलब जो नॉर्मल लॉस होता है, ठीक है। नॉर्मल लॉस हर एक बिजनेस में होता है, तो जो नॉर्मल लॉस हो रहा है, जैसे मान लो कोई अगर टेलर है तो वो अगर पीस को कटिंग करता है तो कुछ चीज ऐसे होता है जो बाहर मतलब जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। जो जितना जरूरत होता है उतना रख दिया जाता है। या फिर मान लो बुक बाइंडिंग वगैरह भी होता है, बुक का जो है प्रिंटिंग होता है, कटिंग होता है, तो वहां पर भी तो बहुत सारे जो है साइड के हिस्से बर्बाद हो जाते हैं, मतलब बेकार हो जाते हैं। तो फिर वो हो सकता है कि किसी को नीड है तो वो स्क्रैप वैल्यू पे लेके चला जाए, ठीक है, वो लेके जा सकता है। कोई मान लो वो जो भी टुकड़ा टुकड़ा कपड़ा है वो लेके चला गया, किसी को वो जो है बुक के छटे हुए पेजेस चाहिए वो लेके चला गया, हो सकता है। स्क्रैप बहुत सारे लोग लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, स्क्रैप का बिजनेस ही होता है अपना अलग, ठीक है। जो हमारे काम का नहीं है वो किसी और के काम का हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए वो स्क्रैप है। तो और वैसे भी उसका मार्केट वैल्यू स्क्रैप के ऊपर जाएगा, उसका मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है ये जो स्क्रैप हो रहा है इसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, मतलब मार्केट में ये सेलेबल नहीं है। हम लोग को बोल रहा है प्रोसेस वन अकाउंट बनाओ, वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस दिखाओ एंड यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस टू ये दिखाओ, ठीक है। तो हमें सिर्फ प्रोसेस वन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो देखो कैसे होगा। एग्जाम्पल वन, प्रोसेस वन। अच्छा, जैसे मैंने बोला कि हम लोग सिर्फ यूनिट लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। और पर्टिकुलर वाला लैंग्वेज हम बार बार नहीं लिख रहे, उसमें काफी टाइम जाएगा, तुम लोग जरूर लिखोगे जब लिखना है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर सब लिखना है। टू मेटेरियल, सबसे पहले मेटेरियल का खर्चा। तो प्रोसेस वन में देखो 5000 यूनिट जो है इनपुट मेटेरियल इशूड हुआ है, तो मेटेरियल का यूनिट है 5000 और मेटेरियल का खर्चा हुआ है कितना, यहाँ पर लिखा हुआ है इशूड टू प्रोसेस वन अमाउंटेड टू 40,000, मेटेरियल 40,000 का खर्चा हुआ है। इसके बाद हम लोग का खर्चा हुआ है वेजेस, ठीक है। वेजेस का कितना है खर्चा, देखो वेजेस का खर्चा है 30,000, इसका कोई इनपुट यूनिट हमें नहीं बताया है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली वेजेस का यूनिट नहीं होता है, मेटेरियल को ही हम लोग क्वांटिटी में खरीद सकते हैं, वेजेस को नहीं खरीद सकते। और अगर तुम लोग देखोगे कि मैंने यहाँ पर फिर क्यों लिखा था, मैंने यहाँ पर वो यूनिट नहीं लिखा था, पर यूनिट लिखा था कि 240 यूनिट बनाने में अगर 50,000 रुपए खर्चे हुए हैं तो फिर एक एक यूनिट के लिए कितना मतलब मेटेरियल का खर्चा हुआ है, इस तरह से लिखा था, ठीक है। तो हम लोग अभी अब सिर्फ यूनिट जहां मिलेगा वहां लिखेंगे। तो वेजेस का खर्चा हो गया, वेजेस के बाद और क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 27,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो और कुछ नहीं है, अब इसका टोटल करते हैं। हम लोगों का 5000 इनपुट था, टोटल हो गया 40 और 30 70 और ये हो गया 97,000। अच्छा, अब हम लोग को बोला है नॉर्मल लॉस हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करेंगे, जैसे मैंने एंट्री बताया था, नॉर्मल लॉस ऑल लॉसेस आर डेबिटेड, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस वन, तो बाई नॉर्मल लॉस बोल के एंट्री हो जाएगा। कितना होता है 5% ऑफ इनपुट, ठीक है। तो पहले यूनिट डिसाइड करेंगे, 5000 का 5% हम लोग का लॉस होता है, तो ये हो गया 250। और इसका एंट्री को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, स्क्रैप वैल्यू पे, जो कि हमारे पास है नहीं अवेलेबल, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू इसका 0 है, तो इसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होगा। सिर्फ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यूनिट कम हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे बाई प्रोसेस टू, बाकी जो बचा हुआ है प्रोसेस टू में ट्रांसफर होगा। तो 5000 में से अगर 250 मेरा नॉर्मल लॉस होगा ऐसा एंटिसिपेटेड है, तो कितना यूनिट बचता है जो हम लोग प्रोसेस टू में ट्रांसफर कर पाएंगे, 4750, जो कि हमें क्वेश्चन भी बताया था। देखो 4750 यूनिट ही हम लोग आउटपुट के हिसाब से ट्रांसफर कर सकते हैं प्रोसेस वन से प्रोसेस टू में। अब इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अब एस वाला पार्ट अगर याद आता है, कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ, हम लोगों ने खर्चा किया था कितना, 97,000 रुपीज, ठीक है। कितने इनपुट देके, 5000 इनपुट देके, लेकिन हम लोगों का कॉस्ट पर यूनिट अभी इतना नहीं रहेगा। अगर इतना होता है तो कितना होगा, देखो
इसके हिसाब से होता है हम लोगों का 19.4। बट ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग का आउटपुट अभी 5000 नहीं है, आउटपुट हम लोग का कम हो गया, कितना? 250 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 97,000 ये हमारा खर्चा हुआ है। ये खर्चा करके हम लोगों को आउटपुट मिला है 4750। अगर 5000 मिलता तो हम लोग वो लिख सकते थे। तो यहाँ पर 97,000 डिवाइडेड बाई 4750, तो ये वैल्यू आ रहा है 20.42, ऐसा आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है हम लोग का 20.421, ऐसे वैल्यूज दिख रहे हैं 20.421। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये पूरा वैल्यू इंटू 4750 करेंगे। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोगों ने निकाल लिया कॉस्ट पर यूनिट, मतलब हम लोग का जो कॉस्ट 19.4 आ रहा था वो इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि 250 यूनिट हमारा लॉस हो गया, जो होना ही था, हमें पता था। ठीक है, तो 4750 का कॉस्ट अब कैसे निकालेंगे? अब जो भी आउटपुट आएगा उसका कॉस्ट इसके हिसाब से चलेगा। तो कैलकुलेटर में तुम लोग का भी जितना दिख रहा है उसको इरेज मत करो, इस पे डायरेक्ट 4750 मल्टीप्लाई करो। इससे क्या होगा, राउंड में आंसर आएगा, अदरवाइज राउंड फिगर में आंसर नहीं आएगा। ठीक है, यहां तुम लोग को अप्रोक्स लिखना है, लेकिन कैलकुलेशन इस तरह से करना है। और इसमें पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि नंबर काट लिया जाएगा। क्यों? तुम लोग ऐसे सोच सकते हो कि 4750 के साथ अगर हम लोग 20.42 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 97,000 तो नहीं आता है। सही बात है, नहीं आता है, लेकिन ये पता है कि कैलकुलेशन यहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग में कैसे किया जाता है, तो ये अलाउड है, तुम लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4750 का हम लोगों ने कॉस्ट निकाला, तो मैटर क्या हुआ कि हम लोगों ने 5000 इनपुट दिया मेटेरियल का, और खर्चा लगा 40,000, उसके बाद ये सारे खर्चे करके इतना खर्चा किया। तो हम लोग को लगा था 5000 आउटपुट आएगा, लेकिन आउटपुट जब आया वो आया इतना, क्योंकि इतना लॉस हो गया। तो आउटपुट अगर इतना आया तो पर यूनिट कॉस्ट कितना बन जाता है? पर यूनिट कॉस्ट इतना बन जाता है। तो इसका कॉस्ट हम लोगों ने इस तरह से निकाल लिया। अगर इसका रियलाइजेबल वैल्यू होता ये नॉर्मल लॉस का, तो हमारा जो कॉस्ट का मतलब जो टोटल कॉस्ट है वो कम हो जाता। तो कॉस्ट पर यूनिट का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है वो हम एक बार लिखवा देते हैं। कॉस्ट पर यूनिट का खर्चा होता है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, इफ एनी, स्क्रैप वैल्यू अगर कुछ है, फिर यहाँ पर टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, ये होगा फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला और लॉजिक भी मैंने बता दिया, क्योंकि अगर हमारे पास 5000 यूनिट आया ही नहीं है तो जितना आया उसी के हिसाब से हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। तभी तो हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अपना पर यूनिट कॉस्ट बढ़ाएंगे नॉर्मल लॉस पे, यानी कस्टमर से रिकवर करेंगे। अच्छा, अब हम लोगों ने प्रोसेस वन अकाउंट बना लिया। हम लोग को बोला था वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 0 आ रहा है, वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस जो है वो 0 आ रहा है। और कितना यूनिट ट्रांसफर होगा प्रोसेस टू में? प्रोसेस टू में ट्रांसफर होगा ये वाला यूनिट। ठीक है, 4750। तो ये देखो, ये वाला क्वेश्चन हम लोग का हुआ, मतलब एग्जाम्पल है, ये मेन क्वेश्चन नहीं है। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल 2 जहां पर रियलाइजेबल वैल्यू है स्क्रैप का। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 2, यहाँ पर लिखते हैं क्या प्रिपेयर करने बोला है, प्रोसेस वन अकाउंट। तो लिख लेते हैं पहले यहाँ पर प्रोसेस वन अकाउंट, ये प्रिपेयर करने के लिए हम लोग को बोला है। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर बोल रहा है ए प्रोडक्ट पासेस थ्रू प्रोसेस वन प्रोसेस टू, दो प्रोसेस से पास होता है। मेटेरियल यू इशूड टू प्रोसेस वन 40,000, सेम क्वेश्चन ही बोला है। वेजेस 30, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 27,000, नॉर्मल लॉस 5%, 4750 यूनिट ऑफ आउटपुट वेयर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर आउट फ्रॉम प्रोसेस वन, देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक, इनपुट रॉ मटेरियल 5000 है प्रोसेस वन में, स्क्रैप रियलाइज्ड हो रहा है 2 रुपए में। मतलब सेम क्वेश्चन है, यही वाला है, बस स्क्रैप रियलाइज्ड वैल्यू है। तो हम एक काम करते हैं, फटाफट लिख लेते हैं, पहले वाले क्वेश्चन ही है ये वाला। टू मटेरियल यहाँ पर 5000, ये क्या हो गया यूनिट, और यहाँ पर रुपीज में आ जाएगा 40,000, क्वेश्चन में मेंशन है ये वाला पॉइंट। वेजेस 30,000 और ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ये है 27,000। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हुआ था 97,000, तो यहाँ भी वही लिख देते क्योंकि सेम क्वेश्चन है। 5,000 यूनिट इनपुट दिया है और उस पे हमारा खर्चा लग चुका है 97,000, बट हमें पता है कि हम लोग का नॉर्मल लॉस होगा 5%, हम लोग का नॉर्मल लॉस होगा। तो 5,000 इंटू 5%, तो नॉर्मल लॉस कितना हो गया 250। अब ये रिकवर हो सकता है, कैसे रिकवर हो सकता है? क्योंकि ये मार्केट में बिक जाएगा। कितने रुपए में बिकेगा? 2 रुपए में बिकेगा। ठीक है, जितने में बिकेगा बेच देंगे, हमारे लिए क्या होगा, हमारा कॉस्ट कम होगा।
अगर स्क्रैप जो पड़ा हुआ है कोई नहीं लेगा, अगर मार्केट में कोई 2 रुपए में भी लेता है तो हम लोग बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे, ठीक है। तो ये 500। अच्छा, अब आउटपुट कितना आ रहा है जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर होगा, वो भी हम लोग को बता दिया क्वेश्चन 4750, ठीक है। तो इसका टोटल करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 5000। अच्छा, यहाँ टोटल में तो 97 ही होगा लेजर बैलेंस के लिए, लेकिन इसका कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होगा, देखो कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होगा। 97,000 का हम लोगों ने खर्चा किया और हम लोगों ने सोचा था आउटपुट मिलेगा 5000, जबकि आउटपुट 250 कम मिलेगा, यानी आउटपुट मिल जाएगा 4750। और हम लोग का जितना बर्बाद हो गया है आउटपुट, मतलब 250 यूनिट, वो मार्केट में बिक रहा है एक नॉमिनल वैल्यू में जो कि 500 है। तो हम लोग बोलेंगे उतना कॉस्ट हमारा रिकवर हो रहा है, उतना कॉस्ट हमारा रिकवर हो रहा है। तो 97,000 माइनस 500 ये हो गया, डिवाइडेड बाई 4750, तो ये वैल्यू आ रहा है 20.31, ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ये जितना भी आ रहा है इनटू कर देना है। देखो हम फिर से बोल रहे हैं, हम लोग को यहाँ पर लिखना है 20.31 या 2 लिख दो अप्रोक्स, बट कैलकुलेशन कैसे करोगे, अगर सिर्फ इससे करोगे तो कभी टैली नहीं कर पाओगे दोनों साइड। जो भी कैलकुलेटर में दिख रहा है, हो सकता है तुम लोग का इससे कम अमाउंट दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा वैल्यूज दिखता है, हो सकता है तुम लोग का शायद इतना कम दिख रहा हो या फिर इतना कम दिख रहा हो, ठीक है। कैलकुलेटर में मेरे से कम दिख रहा होगा डिजिट, बट कुछ ना कुछ तो दिख रहा है, वो पूरा रहने दो कैलकुलेटर में, इंटू 4750 कर दो, तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 96,500, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू हुआ था 97,000, कॉस्ट बढ़ा हुआ था, क्यों, क्योंकि हम लोग का कुछ रिकवरी था नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, रिकवरी हुआ, तो कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये वैल्यूज जो है वो लिख लेते हैं, 97,000 माइनस 500, यहाँ पर आया था 96,500। अच्छा, हम लोग को बोला था प्रोसेस 1 अकाउंट बनाओ, बना दिया। वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 500, ठीक है। वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 500 आंसर के हिसाब से, और यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस टू में 4750 यूनिट जो है ये ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो एग्जाम्पल 3 एबनॉर्मल लॉस का, ठीक है। यहाँ भी बोला है प्रोसेस 1 अकाउंट बनाओ, वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। देखो एग्जाम्पल 3 कैसे होगा। एग्जाम्पल 3 तो पढ़ पढ़ के कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन को देखते देखते हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो ए प्रोडक्ट पासेस थ्रू प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2, मटेरियल इशूड टू, देखो सेम क्वेश्चन को ही अलग अलग पॉइंट से दिया है। तो देखो क्या क्या खर्चा है, 40,000 मटेरियल, वेजेस 30, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 27,000, ये पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। टू मटेरियल, ये यूनिट कॉलम होगा, ये रुपीज कॉलम होगा। तो टू मटेरियल बोल के यहाँ पर 40,000 लिख लेंगे, टू वेजेस बोल के 30,000 लिखेंगे, और टू ओवरहेड बोल के 27,000 लिखेंगे। क्वेश्चन में ऐसे बता दिया था, बाई नॉर्मल लॉस अगर कुछ होगा तो वो लिखेंगे। अब आगे पढ़ते हैं, 5% नॉर्मल लॉस है इनपुट का, और इनपुट कितना है वो भी सेम सेम क्वेश्चन है, 5,000 इनपुट दे रखा है, ठीक है। तो 5,000 इनपुट यहाँ पर पहले दिखाएंगे, 5,000 इनपुट मटेरियल के लिए दिया गया था, और इसमें नॉर्मल लॉस बताया गया है 5%, तो 250 ये यूनिट हो गया। अब अगर नॉर्मल लॉस सेलेबल है मार्केट में किसी भी वैल्यू से, बोल रहा है 2 रुपए से सेलेबल है, तो एट द रेट ऑफ 2 करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 500। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है देखते हैं, नया इसमें क्या एडिशन है, बोल रहा है कि 4,550 यूनिट ऑफ आउटपुट वेयर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, तो बाई प्रोसेस टू में कितना यूनिट गया है ये हमें क्वेश्चन बता रहा है, 4,550, ठीक है। लेकिन अगर 5,000, देखो 5,000 इनपुट दिया हम लोगों ने, 250 अगर लॉस होगा तो हम लोग का आउटपुट होना चाहिए था 4750, लेकिन बोल रहा है आउटपुट 4550 है। तो इसका मतलब कितना आउटपुट और भी कम हो रहा है, इसका मतलब आउटपुट और भी कम हो रहा है, 4750 माइनस 4550, तो यहाँ पर आउटपुट कम हो जा रहा है हम लोग का 200 यूनिट, ठीक है, और भी 200 यूनिट। तो ये क्या हो गया, एस्टिमेशन से ज्यादा 250 यूनिट का लॉस होना चाहिए था, लेकिन टोटल 450 यूनिट का लॉस हो गया है, तभी तो ये आउटपुट इतना दिख रहा है। तो ये कैसा लॉस है, एस्टिमेशन से ज्यादा होने से इसको बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर
इनपुट के सॉरी यूनिट के हिसाब से 200 आ गया। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? देखो दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, या तो लेजर बैलेंस कर लो तो भी समझ जाओगे। यहाँ पर हम दिखाते हैं, ये देखो अगर हम लोग लेजर बैलेंस करते हैं, ये 5000 ठीक है, यहाँ पर अगर 5000 कैलकुलेट करने जाओगे तो देखोगे 200 का डेफिसिट मतलब कम हो रहा है, तो ये इधर आ रहा है तो एबनॉर्मल लॉस। लेकिन ये हो गया कैलकुलेटिव सोच, ठीक है। लेकिन अगर लॉजिकली देखोगे तो एबनॉर्मल लॉस 200 हो रहा है, क्योंकि देखो हम लोगों का आउटपुट कितना होना चाहिए? आउटपुट होना चाहिए 5000 माइनस 250, तो आउटपुट होना चाहिए 4750, बट आउटपुट हो कितना रहा है? बट आउटपुट जो है वो ये हो रहा है एक्चुअल, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ? 4550, तो 4750 माइनस 4550, तो जितना कम हो रहा है 200 वो एबनॉर्मल लॉस हो रहा है। तो ये समझ के हम लोग कर सकते हैं। अब इसका टोटल तो 97,000, क्योंकि तब से सेम एग्जाम्पल पे ही चल रहे तो पता है। अब इसका हमें निकालना पड़ेगा, तो कॉस्ट पर यूनिट हमारा दो जगह पे निकलेगा, ठीक है। हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकलेगा? यहाँ पर लिखेंगे 97,000 रुपीज का खर्चा किया और सोचा था 5000 आउटपुट आएगा, लेकिन आउटपुट 5000 की जगह 250 कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग स्क्रैप को माइनस कर लेंगे। क्या यहाँ पर हम लोग 200 को भी लेस कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। 200 को लेस करने का मतलब है एबनॉर्मल लॉस को भी हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉस्ट में चार्ज कर रहे हैं, तो इससे हमारा कॉस्ट जो है ना वो बढ़ जाएगा। हम लोग कस्टमर से इतना रिकवर नहीं कर सकते। मतलब समझो 97,000 माइनस 500, तो ये वैल्यूज आ जाता है 96,500 रुपीज का हमारा खर्चा है, हम लोग मान रहे हैं। और 5000 माइनस 250, यानी ये वैल्यू आ रहा है 4750 यूनिट, और इसको डिवाइड करना है 96,500 इंटू 4750, तो ये वैल्यू आ रहा है, सॉरी इंटू कर दिया मैंने, 96,500 डिवाइडेड बाई 4750, ये इतना आ रहा है 20.3132 अप्रॉक्स। अब मुझे क्या करना है? मुझे कैलकुलेशंस जो करना है ये पूरे वैल्यूज को लेके करना है। तो 20,000 हम समझा देते हैं, फिर बोलेंगे क्यों एबनॉर्मल लॉस नहीं आ रहा है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो ये 200 से भी इंटू होगा, इससे भी होगा। क्यों? क्योंकि जो हम अभी देखो मैंने एबनॉर्मल लॉस का डेफिनेशन लिखवाया था, तब मैंने बोला था कैसे कैलकुलेट होता है। यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस जो हम लोगों ने निकाल लिया 200 यूनिट, और इंटू हो जाएगा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। तो जो नॉर्मल आउटपुट है उसका कॉस्ट पर यूनिट कितना आया? तो नॉर्मल आउटपुट कितना है? 4750, उसका कॉस्ट पर यूनिट जितना है उतने पे वैल्यू होगा, तो इंटू 200 कर दो, तो वैल्यू आ रहा है यहाँ पर 4063 लिखेंगे, 0.1 है 63 लिखेंगे। फिर कैलकुलेटर में डिवाइड 200 कर दो, इससे क्या होगा? वही वाला जो पूरा वैल्यू था वो मिल जाएगा, इंटू 4550 कर लो, तो यहाँ पर आ गया 92,436.8 है, तो 7। अब पहले टोटल करके देखेंगे दोनों साइड 97,000 आ रहा है कि नहीं हमारे अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से। 500 प्लस 4063 प्लस 92,437, हाँ आ रहा है, ठीक है। हमें किसी भी तरह से एडजस्ट करके दोनों साइड बराबर दिखाना है। अब रहा बात ये कि हम लोग यहाँ पर 200 को क्यों नहीं माइनस करें। अगर हम लोग 200 को भी माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा? ये देखो 96,500 तो है ही, डिवाइडेड बाई ये 4550 हो जाएगा, और भी 200 लेस हो जाएगा, तो कॉस्ट पर यूनिट देखो 20 से बढ़ के 21 हो गया। लेकिन एबनॉर्मल लॉस का जो भी रीजन रहा हो, चोरी हो, आग लगाओ, कुछ भी हो, इसके वजह से हम लोग पर यूनिट कॉस्ट को नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये कस्टमर से रिकवरेबल नहीं है, ये सबका नहीं होता है। लेकिन नॉर्मल लॉस का हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब कॉस्ट पर यूनिट में उसे चार्ज कर सकते हैं। अगर इसे 5000 से डिवाइड करते ना, इससे कम आता, ठीक है। हम लोगों ने इसे 4750 से डिवाइड किया तो ज्यादा आया, मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा कॉस्ट बढ़ गया है। हम लोग बोल सकते हैं, कस्टमर भी मान लेगा, क्योंकि सभी के पास मार्केट में यही रहेगा। लेकिन एबनॉर्मल लॉस जो है ये हम लोग कस्टमर से रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था प्रोसेस 1 बताओ, बता दिया। वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस बता दिया, वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस हो जाएगा 500। एबनॉर्मल लॉस एंड यूनिट ट्रांसफर, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस ये वाला, और यूनिट ट्रांसफर 4550, प्रोसेस 2 में 4550 ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ पर है एबनॉर्मल गेन, ठीक है। यही वाला है, लास्ट बता देते हैं ताकि नेक्स्ट दिन हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो मुझे और कुछ तुम लोग को बताने का जरूरत नहीं होगा। तो ये लास्ट पॉइंट है, बता देते हैं एबनॉर्मल गेन होने से कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ पर देखते हैं पहले क्या प्रिपेयर करने बोला है। प्रोसेस 1 अकाउंट लिख लेते हैं, प्रोसेस 1 अकाउंट। मेरे हिसाब से सेम ही क्वेश्चन होगा, मिडिल में कुछ शायद थोड़ा चेंज कर दिया होगा। हाँ ये देखो 40,000 टू मेटेरियल 40,000,
2 wages 30,000, 2/8 27,000 और यूनिट भी 5,000 ही रहा होगा। हम चेक कर लेते हैं एक बार यूनिट और रुपीस। देखो यहाँ पर 5,000 इनपुट बोला है, स्क्रैप बोला है 2 पर यूनिट बिक जाएगा और 5% नॉर्मल लॉस है। तो यहाँ पर सेम चीज बोला है, नॉर्मल लॉस 5%, तो 5,000 इंटू 5% जितना भी आएगा वो @2 करके सेल भी हो जाएगा, यही चीज बोल रखा है। तो यहाँ पर 250 और यहाँ पर 500, क्योंकि सेम चीज कर रहे हैं। अच्छा फिर यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है, 4850 बोल रहा है प्रोड्यूस्ड हुआ है। तो यहाँ पर बाई प्रोसेस टू में कितना यूनिट जाएगा, 4850। बट ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि 5,000 यूनिट में अगर हम लोगों का 250 लॉस हो गया है तो हमारे पास 4750 ही बचता है। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं 4850 हम लोग ट्रांसफर कर पाएंगे प्रोसेस टू में। इसका मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो चुका है। कितना, हम लोगों को लगा था 4750 होगा, क्योंकि लॉजिकल है, इसमें से इतना हटा दो। लेकिन हम लोग के पास 4850 अवेलेबल हुआ, तो 100 यूनिट का एबनॉर्मल गेन हो गया। तो एबनॉर्मल गेन क्योंकि क्रेडिट होता है तो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। एबनॉर्मल गेन का यूनिट हो गया 200। अब दोनों साइड टोटल करो, 5,000 200 200 हो रहा है कि 100, सॉरी 100। यहाँ पर हो गया 100, 5,100, यहाँ भी टोटल करो 5,100। इसका टोटल तो हम लोग का 97,000, नहीं इसमें हमारा थोड़ा सा चेंजेस आएगा। क्यों आएगा पता है, यहाँ पर हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा एबनॉर्मल गेन का, और यहाँ पर पहले सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट कितना हो रहा है 97,000, ये सबका टोटल माइनस 500 डिवाइडेड बाई नॉर्मल इनपुट। ये देखो 5,000 माइनस नॉर्मल लॉस इनपुट, ये फॉर्मूला हमें हमेशा फॉलो करना है। ठीक है, तो ये हो गया 250। अब देखते हैं कितना आ रहा है आंसर, 97,000 माइनस 500, तो ये वैल्यू हो गया 96,500। अच्छा 5,000 माइनस 250, 4750 डिवाइडेड बाई 4750, तो ये आ रहा है 20.315, मतलब 32 अप्रोक्स। अब हमें क्या करना है, ये कॉस्ट पर यूनिट से ही वैल्यू करना पड़ेगा प्रोसेस टू का ट्रांसफर को। तो 4850 से वैल्यू कर देते हैं, तो ये आ गया 98,532 कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0.5 है। आगे देखेंगे कि हमारा टैली होता है कि नहीं। अब डिवाइड कर देते हैं 4850 से, तो कितना आया, सेम वही वाला वैल्यू हमें मिल गया, इंटू 100 करेंगे एबनॉर्मल गेन का। तो 2032 कर देंगे, 0.5 है। एबनॉर्मल गेन का भी वैल्यू कैसे होगा, मैंने यहाँ पर लिखवाया था, ये देखो एबनॉर्मल गेन का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का, यूनिट ऑफ एबनॉर्मल गेन आइडेंटिफाई करो, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। जो नॉर्मल आउटपुट होगा उसी के बेसिस पे हमारा वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अब टोटल कर लेते हैं, ये 97,000 आ रहा था, ऐड कर लेते हैं, 97,000 आ रहा है ये, प्लस 2032, 99,032। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करते कितना हो रहा है। अगर टैली हो जा रहा है तो अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया 32 तो आ रहा है, हाँ 99,032। तो हमें इस तरह से डिजिट्स को लेना है ताकि हमारा दोनों साइड जो है ना वो मैच हो, मिसमैच ना हो। ठीक है, मैच हो। तो ये मेन बात है कि कॉस्ट पर यूनिट हमें निकालना ही पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, जितना भी हमारा कॉस्ट लगा है और अगर कोई नॉर्मल लॉस है और उसका स्क्रैप है तो वो लेस करेंगे, कॉस्ट को रिड्यूस करवा देंगे, और जितना भी हमारा नॉर्मल इनपुट आ रहा है उससे डिवाइड करेंगे, और यही कॉस्ट पर यूनिट हमारे एबनॉर्मल लॉस को भी वैल्यू करेगा, एबनॉर्मल गेन को भी वैल्यू करेगा। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने मेन जो प्रोसेस कॉस्टिंग का है वो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया, जो भी हमें पढ़ना था। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इलास्ट्रेशन 2 ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर ये कंप्लीट होने से और एक पॉइंट आता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, वो करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो पढ़े इसी के ऊपर हमें क्वेश्चंस करना है। तो आज के लिए इतना ही।